वर्षों पहले संस्कृत पढ़ते हुए मुझे एक सूत्र पढ़ाया गया था, सर्वे गुणा कांचन माश्रयंती, दुनिया के सारे गुण सोने में बसते हैं। ये बात सैद्धांतिक रूप से जितनी स्थापित है इतिहास में वर्षों से, दशकों से, सदियों से, वैसी ही व्यवहारिक रूप में बाजार में भी स्थापित है। अक्षय तृतीया का मौका है, सोने को लेकर तमाम तरीके की चर्चाएं हमारे दिमाग में रहे, सवाल हमारे दिमाग में हैं। समृद्धि शास्त्र में आज आप सबका स्वागत है। हमारे साथ एक खास मेहमान हैं जिनसे हम आपका परिचय कराएंगे और हम बात करेंगे सोने पर और इसके साथ सोने के परोक्ष निवेश पर, ईटीएफ पर। पहले एक वाकया सुनिए। 1948 में जब भारत आज़ाद हुआ, 47 में, तो 48 में भारत ने सिर्फ 5 टन सोने का इंपोर्ट किया था। आज भारत हर साल 700 टन से ज़्यादा सोने का कंजम्पशन करता है, यानी दुनिया की मांग का 25%। अब आप भारत की आर्थिक विकास दर को, ग्रोथ को, प्रति व्यक्ति आय को अगर सोने की रोशनी में देखें तो आपको लगेगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास और रफ्तार और समृद्धि कितनी बढ़ी है। लेकिन दशकों तक सोने का ये प्यार लाकरों में बंद रहा, चूड़ियों में, शादी की विरासत में बंटता हुआ। लेकिन फिर एक बदलाव आया। 2007 में भारत ने अपना पहला गोल्ड ईटीएफ लॉन्च किया। किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन 2025 आते आते गोल्ड ईटीएफ का एयूएम एक साल में 148% बढ़कर 1.10 लाख करोड़ तक पहुंच गया। तो चूड़ी अब डिजिटल हो चुकी है और इस पूरे बदलाव को फ्रंट रो से सामने बैठकर देखने वाले हमारे मेहमान हैं आज के हरदमन सेठ। मेरा एसेट्स के ईटीएफ बिजनेस हेड हैं। 27 साल का फाइनेंशियल इंडस्ट्री में सर्विसेज का अनुभव है। 20 साल से म्यूचुअल फंड उद्योग में है। पैसिव इन्वेस्टिंग को ये तब से बता रहे हैं, समझा रहे हैं और लोगों को प्रेरित कर रहे हैं जब ये कूल नहीं थी। निपॉन इंडिया एएमसी में रहे, अब मेरा एसेट में है। ये उस क्रांति के शांत आर्किटेक्ट हैं जिसे रिटेल निवेशक अब समझना शुरू कर रहे हैं। हरदमन, आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आपसे गोल्ड ईटीएफ पर और भारत में बदलते पैसे के रिश्ते पर। बहुत बहुत शुक्रिया अंशुमन जी, मुझे आमंत्रित करने के लिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज जो हमारा वार्तालाप होगी उसमें हमारे जो निवेशक हैं या जो हमारे ऑडियंस हैं वो एक जिसको हम कहते हैं कि समथिंग फॉर एवरीवन, कुछ ना कुछ यहाँ से लेके जा सकेंगे। सो लुकिंग फॉरवर्ड। हम गोल्ड पर बात करेंगे क्योंकि खास तौर पर लोगों के दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं। मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं। अभी हम लोग जब बाहर बात कर रहे थे तो बहुत सारे प्रश्न थे दिमाग में गोल्ड को लेकर, सिल्वर को लेकर। लेकिन एक बात शुरुआत हम करते हैं पैसिव और एक्टिव इन्वेस्टिंग से, जो कि हर निवेशक के दिमाग में इस समय सबसे बड़ी उलझन है, दुविधा है कि वो ईटीएफ में निवेश करता है, म्यूचुअल फंड निवेश करता है। भारत में ईटीएफ का एयूएम करीब 10 लाख करोड़ को पार कर गया, जिसमें गोल्ड भी है और बाकी ईटीएफ्स भी हैं जो कमोडिटीज़ में और इक्विटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन पैसिव फंड्स अभी भी टोटल इंडस्ट्री का 13 से 16% है। 13% से मैक्सिमम 16% तक जाते हैं। अमेरिका में ये सब 50% है। यानी अमेरिका का निवेशक अगर 100 रुपये निवेश करता है प्रति महीने तो 50 रुपये वो इन्वेरेबली ईटीएफ्स में या पैसिव इन्वेस्टिंग में डालता है। रिटेल इन्वेस्टर्स के दिमाग में सबसे बड़ी गलत फहमी क्या है ईटीएफ और एक्टिव फंड्स को लेकर, या ये कहें कि ईटीएफ वर्सेस एक्टिव फंड को लेकर? जी देखिए, सबसे पहले तो क्योंकि आपने यूएस की बात की, तो सबसे बड़ा जो मार्केट है वर्ल्ड में ईटीएफ्स का वो यूएस ही है। यदि मैं आपको आपके साथ कुछ आंकड़े शेयर करूं तो ईटीएफ का वर्ल्ड ओवर जो एयूएम है, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट जिसको कहते हैं, वो $20 ट्रिलियन के आसपास टच कर गया है। जिसमें से यदि हम सिर्फ यूएसए देखें तो यूएसए का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है सिर्फ ईटीएफ का, वो $13 ट्रिलियन उसको क्रॉस कर चुका है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 50% से ज़्यादा जो है पूरे वर्ल्ड के एसेट्स ईटीएफ के वो यूएसए में हैं। अब इंडिया की बात करते हैं। इंडिया में मैं आपको बताना चाहूँगा अंशुमन जी कि अभी पैसिव, जिसमें हम ईटीएफ, इंडेक्स फंड और फंड ऑफ फंड तीनों इंक्लूड करते हैं, उसका जो एयूएम है वो सब मिला के लगभग 15 लाख करोड़ हो चुका है। और यदि आप ओवरऑल एसेट्स अंडर मैनेजमेंट देखें इंडिया में, तो वो अभी जो मार्च के आंकड़े आए हैं उसके हिसाब से कुछ 73-74 लाख करोड़ है। तो यदि आप परसेंटेज में देखें तो ये लगभग 19% का शेयर पैसिव फंड्स का टोटल एयूएम के शेयर का हो चुका है। अब आपका जो सवाल है कि एक जो साधारण निवेशक है वो कंफ्यूज्ड है कि एक्टिव फंड्स क्या हैं और ईटीएफ्स या पैसिव फंड्स क्या हैं। तो अगर मैं बहुत सरल भाषा में इसका आपको उत्तर दूं तो वो ये है कि जितने भी एक्टिव फंड हैं
वो एक फंड मैनेजर उनको मैनेज कर रहा है, जबकि जितने भी पैसिव फंड्स हैं उनमें कोई भी फंड मैनेजर नहीं होता। एक पैसिव फंड वो भले ETF है, भले इंडेक्स फंड है, भले फंड ऑफ फंड है, उसमें जो अंडरलाइंग है वो एक इंडेक्स रहती है। सबसे ज़रूरी है कि उसमें एक इंडेक्स होनी चाहिए। एक इंडेक्स होगी तो उसके ऊपर आप ETF भी बना सकते हैं, आप इंडेक्स फंड भी बना सकते हैं, या आप फंड ऑफ फंड भी बना सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे अनिवार्य चीज़ जो है एक पैसिव फंड के लिए, वो एक इंडेक्स का होना बहुत ज़रूरी है। अब इंडेक्स किसी भी तरीके की हो सकती है, वो इक्विटी की इंडेक्स हो सकती है, वो गोल्ड या सिल्वर जैसे हम कमोडिटी की बात करते हैं उसकी इंडेक्स नहीं है, वो फिजिकल होता है, लेकिन उस पर भी ETF लॉन्च करने की परमिशन जो है सेबी ने इंडिया में दी हुई है। तो एक्टिव फंड वो हुए जिसपे अंडरलाइंग एक फंड मैनेजर है जो एक स्टॉक को खरीद रहा है, बेच रहा है, किसी सेक्टर पे कॉल ले रहा है खरीदने का या बेचने का। पैसिव में ऐसा कुछ भी मैनेजमेंट किसी फंड मैनेजर का नहीं है। इंडेक्स है, एक डीलर जो बैठा है उसको इंडेक्स को ही कॉपी करना है, इंडेक्स को ही रेप्लिकेट करना है। हरदमन जो सवाल लोगों के दिमाग में होता है वो ये होता है कि एक जगह ह्यूमन है और एक जगह सिस्टम है, एक जगह इंडेक्स है, उस इंडेक्स के प्रपोर्शन में आपका इन्वेस्टमेंट ग्रो करता है, दूसरी तरफ एक ह्यूमन है अपनी अंडरस्टैंडिंग से, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी से, इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी से स्टॉक्स को चूज़ करता है। भारत का इन्वेस्टर हमेशा इस उलझन में रहता है कि उसे एक्टिव फंड वाले पर ज़्यादा भरोसा करना चाहिए या एक जो सिस्टम के साथ चल रहा है उसके साथ करना चाहिए। अमेरिका का जब हम रुख देखते हैं तो अमेरिका में ज़्यादा इन्वेस्टर्स इंडेक्स फंड्स पर, ETFs पर, पैसिव इन्वेस्टिंग पर भरोसा करते हैं। उनको लगता है कि एक्टिव फंड मैनेजर एक लिमिट के आगे मार्केट को बेंचमार्क नहीं कर सकता, मार्केट को बीट नहीं कर सकता। पहला सवाल तो है। इसी के साथ दूसरा सवाल आप लोगों की सलाह के लिए बताइए कि मान लीजिए एक इन्वेस्टर है, उसको अपने हर महीने की SIPs करनी है 40,000 रुपये की। आपके हिसाब से, चूँकि आप तो एक ऐसे फंड हाउस में हैं जहाँ एक्टिव फंड्स भी हैं और पैसिव फंड्स भी हैं, आप ETF रन कर रहे हैं, पर आपका दूसरा डिवीज़न और जिसमें अच्छे एक्टिव फंड्स हैं, काफ़ी बड़े एक्टिव फंड्स हैं, मेरा है कि एक आइडियल बिल्टअप क्या होना चाहिए पोर्टफोलियो का? कितने % एक्टिव और कितने % पैसिव या ETFs? देखिए, जैसे आपने US का बोला तो ये बात भी सत्य है कि US में जो एसेट्स अंडर मैनेजमेंट जो पैसिव साइड पे है, जो ETF साइड पे है, वो बहुत तेज़ी से बढ़े हैं। और अनुमान ये भी लगाया जा रहा है, मैं एक JP मॉर्गन की रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसमें ये लिखा हुआ था कि आज जो हम US के एसेट्स $13 ट्रिलियन की बात कर रहे हैं, वो एक कंजर्वेटिव अगर आप एस्टिमेट लगाएं अगले 5 से 7 साल का, तो ये एसेट्स लगभग $20 ट्रिलियन तक पहुंच सकते हैं। ये एक वर्स्ट केस सिनेरियो है। बेस्ट केस में तो शायद इससे भी ऊपर चले जाएंगे। तो वहाँ पे तो क्लियरली पैसिव का एक बोलबाला चल रहा है। जी, वहाँ पे पैसिव जीत रहा है। अब इंडिया में बात करते हैं। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि इंडिया में जितने भी पैसिव फंड्स हैं उनकी जो परसेंटेज है ओवर द टोटल एसेट्स, वो अब बढ़ के 19% हो गई है। यही आंकड़ा अगर आप 5 साल या 6 साल पहले देखते तो शायद ये सिंगल डिजिट में था। तो इसका ये मतलब है कि इंडिया में भी पैसिव फंड्स की अडॉप्शन हो रही है और काफ़ी तेज़ी से हो रही है। अब देखिए, मैं एक्टिव वर्सेस पैसिव ना बोल के मैं एक्टिव एंड पैसिव बोलूँगा। इसका ये मतलब है कि आपका जो पोर्टफोलियो है, देखिए मोटे मोटे तौर पे यदि आप एक कोर और सैटेलाइट अप्रोच की बात करते हैं तो आपका एक कोर पोर्टफोलियो ऐसा होना चाहिए जो एक बहुत ही जैसे हम कहते हैं ना, कोर, आप जब भी कोर की बात करते हैं तो वो आप कहते हैं बहुत हाई क्वालिटी कोर होना चाहिए। तो इसका ये मतलब है कि कोर में आपके पास वो फंड होने चाहिए जो बहुत बेसिक फंड है, जो बहुत, जैसे आर्थिक स्थिति अगर बिगड़ रही है या अच्छी हो रही है उससे उनको बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन आपको एक कंसिस्टेंट वो रिटर्न देके जाते हैं। तो एक कोर पोर्टफोलियो जो होता है उसमें मैं सजेस्ट करता हूं कि आपको कुछ पैसिव फंड्स का चयन करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल निफ्टी 50 एक बहुत बेसिक फंड है, एक बहुत बेसिक पैसिव फंड है, लेकिन आइडिया ये है कि वो फंड है जो आपका इंडेक्स के रिटर्न्स को कॉपी करेगा। तो यदि निफ्टी ने एक साल में आपको से 15% का रिटर्न दिया तो इंडेक्स भी आपको माइनस एक्सपेंसेस एंड ट्रैकिंग एरर आपको उसके लगभग का रिटर्न देगा। इसमें कोई फंड मैनेजमेंट बाइस नहीं है, इसमें कोई भी फंड मैनेजमेंट की अपनी, फंड मैनेजर की अपनी पर्सनल चॉइस नहीं है कि उसको कोई फलाना स्टॉक अच्छा लगता है तो उसमें एक्सपोजर ज़्यादा कर लिया, या कोई सेक्टर अच्छा लगता है उसमें एक्सपोजर बढ़ा दिया, ऐसा कुछ नहीं है। पैसिव फंड में एक डीलर को एग्जैक्टली इंडेक्स को फॉलो करना है, ये उसका मैंडेट है। तो आप कोर पोर्टफोलियो में आप कुछ पैसिव फंड्स का चयन करिए। अब जैसे दूसरे मैं कैटेगरी की बात करूंगा तो गोल्ड एंड सिल्वर है। अब गोल्ड एंड सिल्वर तो है ही पैसिव कैटेगरी में, जहाँ पे हम फिजिकल गोल्ड और फिजिकल सिल्वर खरीदते हैं। तो
एक आपके कोर एलोकेशन में एक जैसे निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड या ETF आ गया, और साथ में गोल्ड और सिल्वर एज अ एलोकेशन आ गया। उसके बाद जब हम सैटेलाइट अप्रोच की बात करते हैं, उसमें आप जैसे स्मॉल कैप फंड हो गया, या कोई थीमेटिक फंड में आप डालना चाहते हैं, कोई सेक्टोरल फंड में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आजकल आपके पास बहुत ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो उसमें आप सैटेलाइट फंड्स को उसके अराउंड आप एक्टिव के थ्रू प्ले कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से दोनों मार्केट्स एग्जिस्ट करती हैं और को एग्जिस्ट करेंगी, एक्टिव भी और पैसिव भी। एक सवाल एक्टिव इन्वेस्टर के साइड से, मैं अगर उसका स्पोक बन के आपसे पूछूं, ये सवाल करूं, जब भी हम ETF में इन्वेस्ट करते हैं जो इंडेक्स बेस्ड ETF हैं, अगर हम एक बार कमोडिटी ETFs को अलग कर दें जो कि फिजिकल कमोडिटी बेस्ड हैं, इंडेक्सेस में इन्वेस्ट करने का एक रिस्क है। इंडाइसेस सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं और इंडाइसेस पूरे मार्केट को सही ढंग से रिप्रेजेंट भी नहीं करते। एक्टिव फंड मैनेजमेंट की लॉजिक ये आती है कि सेलेक्टिव स्टॉक्स हैं, निफ्टी 50 के 50 स्टॉक हैं, सेंसेक्स के 25 स्टॉक हैं, निफ्टी 500 लीजिए, लेकिन लिमिटेड है, मार्केट की ब्रेथ बहुत बड़ी है, 5000-7000 से ज़्यादा कंपनियां हैं। पैसिव फंड का इन्वेस्टर हमेशा उस झूले में झूलता है जिस झूले में बाजार झूलता है। बाजार अगर बुरी तरह, जैसे आप वार के सिचुएशन में पिछले 1 महीने के अंदर देखिए, इंडाइसेस के अंदर जो वॉलेटिलिटी है वो अल्टीमेट है, हमको दिखाई दे रही। जबकि एक्टिव फंड इन्वेस्टर ये कहता है कि हमारे पास एक इंटेलेक्चुअल पर्सन है जो हमको हेज कर रहा है वो इंडाइसेस के बजाय स्टॉक्स चूज़ कर रहा है, स्ट्रेटेजिक फैसले ले रहा है। तो मार्केट भले ही इंडाइसेस के लेवल पर ज़्यादा करेक्ट हो जाए, पर हो सकता है मेरा पोर्टफोलियो उतना करेक्ट ना हो, और होता भी है। आप बेहतर ढंग से समझते हैं इसको कि एक्टिव फंड मैनेजमेंट में उसको हेज किया जाता है। जब ये दुविधा आती है, जब ये गुत्थी आती लोगों के दिमाग में आती, तब उनको लगता है कि भाई मैं क्यों ही जाऊँ, मैं इससे जैसे इंडेक्स, जितना रिस्क इंडेक्स में है उतना ही रिस्क ETF में है, पर उसके साथ ट्रैकिंग एरर आ जाता है। एक्स फंड का ट्रैकिंग एरर के कारण मेरा रिटर्न और ज़्यादा टूट जाता है। इस सवाल का जवाब कैसे मिलेगा? देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। देखिए, होता क्या है, जब हम एक्टिव फंड मैनेजमेंट की बात करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि उसमें एक फंड मैनेजर इन्वॉल्व है। अब जब फंड मैनेजर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, उसने किसी स्पेसिफिक सेक्टर पे कॉल लिया, किसी स्पेसिफिक स्टॉक पे कॉल लिया। अब अगर मेरे पास 100 फंड मैनेजर हैं, उसमें हो सकता है कि 30 ने 40 ने राइट कॉल ले लिया, उनका स्टॉक कॉल चल पड़ा या सेक्टर का कॉल चल पड़ा। लेकिन अनुमान ये देखा गया है कि, और ये डाटा है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, एक स्पीवा करके एक रिपोर्ट आती है जो स्टैंडर्ड एंड पुअर हर साल में 2 बार निकालता है। उसमें ये प्रूफ किया गया है और ये एस्टेब्लिश्ड है कि 85% ऑफ द एक्टिव फंड मैनेजर्स, 85% जो एक्टिव फंड मैनेजर्स हैं वर्ल्ड ओवर, वो इंडेक्स के रिटर्न को बीट नहीं कर पा रहे हैं लार्ज कैप कैटेगरी में। जी, लार्ज कैप कैटेगरी में। इसका ये मतलब है कि कहीं ना कहीं वो 15% फंड मैनेजर्स हैं जो बीट भी कर रहे हैं। लेकिन क्या आपका निवेश उन 15% एक्टिव फंड मैनेजर्स के साथ है कि नहीं? 15% के साथ है कि नहीं? और आप एक और आप डाटा नोट करिएगा कि यदि आप पिछले 10 या 15 साल के आंकड़े निकालें और उसमें देखें कि कोई एक ऐसा फंड जिसने कंसिस्टेंटली हर एक मार्केट के फॉल को बीट किया या मार्केट के अपसाइड को कैप्चर किया, क्या उस तरह के फंड मैनेजर्स कंसिस्टेंटली 15 साल से रिटर्न दे पा रहे हैं? आप देखेंगे कुछ फंड्स हैं जो 3, 4, 5 साल, 6 साल टॉप पे रहते हैं, फिर शायद आपको टॉप 3 या टॉप 5 में भी नहीं दिखते, और कोई नए फंड आ जाते हैं। तो एक निवेशक को चयन कैसे करेगा? आपको आज एक फंड बहुत अच्छा लग रहा है, आपको एक फंड मैनेजर बहुत अच्छा लग रहा है, कल को आपने निवेश भी कर दिया, 1 साल के बाद वो फंड मैनेजर छोड़ के चला गया, या चलिए फंड मैनेजर भी नहीं गया लेकिन उसकी परफॉर्मेंस डिप कर गई, तो क्या आप वहाँ से रिडीम करके कहीं और पैसा डालेंगे? तो ये जो गुत्थी है, इसमें उलझने से अच्छा ये है कि आप एक अगर पैसिव फंड का चयन करते हैं, मैं आपकी बात मानता हूं कि हो सकता है कि इंडेक्स भी अंडर परफॉर्म करे, वो करेगा ही, क्योंकि यदि 2 साल में आपने देखा अंशुमन जी कि अगर एक इंडेक्स ने रिटर्न नहीं दिया, निफ्टी ने रिटर्न नहीं दिया, तो किसी उसके अंडरलाइंग इंडेक्स ने रिटर्न नहीं दिया, 2 साल से निफ्टी में रिटर्न नहीं आया, तो आज मेरा जो निफ्टी का ETF है वो भी उसी को मिरर कर रहा है, ठीक है ना? लेकिन इस पीरियड में कुछ एक्टिव फंड्स रहे होंगे लार्ज कैप में जिन्होंने मार्केट को आउट परफॉर्म किया होगा, लेकिन आपके निवेशक क्या उसमें इन्वेस्टेड थे? तो ये एक बहुत अहम सवाल आ जाता है। अच्छा, आपने निपॉन में पैसिव का बिजनेस का तैयार किया इतना बड़ा, आप मिराय में, आप मिराय ग्लोबल ETF की ताकत है। मिराय के पास दुनिया में $100 बिलियन से ज़्यादा का ग्लोबल ETF का पोर्टफोलियो।
ग्लोबल एक्स, टाइगर, होराइजन जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ आप दुनिया में काम कर रहे हैं। ये जो पूरी ग्लोबल मसल है, जब आप नासिक में, जालंधर में, लुधियाना में किसी को ETF बेचने की कोशिश करते हैं तो कितनी मदद करती है? उसको समझ में भी आता है कि हम $100 बिलियन की ETF पोर्टफोलियो वाली कंपनी से बात कर रहे हैं, क्या उसको आप समझा पाते हैं? ये तो बहुत ही बढ़िया सवाल है एक्चुअली, और ये एक्चुअली दुविधा है, और ये मैं सिर्फ अपने लिए नहीं कहूँगा। देखिए अभी क्या है, अभी सिंस आपने अभी नागपुर का नाम लिया, तो लास्ट वीक मैं नागपुर में ट्रैवल कर रहा था। अभी हम मिरे की बात करते तो मिरे की एक्सेप्टेबिलिटी Tier 2 Tier 3 टाउन्स में आ गई है, लेकिन जैसे आपने राइटली पॉइंट आउट किया, टाइगर जो हमारा कोरिया में ब्रांड है, या ग्लोबल एक्स जो हमारा दूसरा ब्रांड है जिसमें हम वर्ल्ड ओवर ऑपरेट करते हैं, उसको शायद इंडिया में अभी कोई नहीं जानता। अब मैं यदि आपको बताऊं कि ग्लोबल एक्स एक ऐसा ब्रांड है जिसके पास खुद के 800 ETF हैं, और ऐसे इनोवेटिव ETFs हैं जो इंडिया में अभी आए नहीं है, क्योंकि शायद अभी रेगुलेटर उनको अलाउ नहीं कर रहा है। लेकिन यदि आप नाम सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। हमारे पास ग्लोबली ग्लोबल एक्स के ज़रिए हमारे पास यूरेनियम का ETF है, कॉपर माइनिंग का ETF है, कंट्रीज़ के ETF हैं, जैसे नॉर्वे का ETF है, बेल्जियम का ETF है, हमारे पास डिफरेंट सेक्टर्स के ETF हैं, जैसे AI, रोबोटिक्स और AI का ETF है। और ये आज के नहीं है सर, ये आज से 10 साल पुराने ETFs हैं। लिथियम बैटरी का ETF है, मुझे पता है। तो ये जो कंट्री के ETF हैं, इनमें अंडरलाइंग इंडेक्स क्या होता है? तो इनमें उस कंट्री के जो कंपनीज हैं, बड़ी कंपनी, जैसे मैं आपको एग्जांपल, नॉर्वे मानिए, नॉर्वे में सबसे बड़ा बिजनेस ऑयल का है, सब नेशनल ऑयल कंपनीज हैं, वो उसका पार्ट रहेंगी। अच्छा, अब जैसे किसी ने इंडिया का कोई ETF लॉन्च करना होता सपोज, तो उसमें जैसे आपके पास रिलायंस इंडस्ट्रीज रहता अंडरलाइन में, HDFC बैंक रहता, मारुति सुजुकी रहता, ICICI बैंक रहता, तो जो टॉप के प्लेयर्स हैं वो रहेंगे। तो ग्लोबल एक्स को लेके कुछ प्लान है? जी, हमारा ग्लोबल एक्स को लेके प्लान है, बट अभी शायद मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हमारा जो हेडक्वार्टर्स हैं उनका प्लान है कि वो ग्लोबल एक्स को इंडिया में भी लेकर के आए। हम गोल्ड की तरफ चलें। एक और सवाल आपसे पूछ लें ETF को लेके। स्लोली इंडिया में ग्लोबल ETFs पॉपुलर होने लगे, जो जितनी विंडो खुली रेगुलेटर ने हैंग सेंग को लेकर, S&P को लेकर, ग्लोबल इंडेक्स को, उसमें मिराए के भी अपने वन ऑफ द टॉप ETFs में, जिसमें तो इन्वेस्टमेंट भी अवेलेबल नहीं। आपको क्या लगता है कि रेगुलेटर ज़्यादा कंजर्वेटिव है ग्लोबल ETFs को लेके इंडिया में जो लिमिट्स हैं, जो इन्वेस्टमेंट के लिमिट्स हैं, जो फंड मैनेजमेंट के लिमिट्स हैं, उनको उन्हें थोड़ा रिलैक्स करने का टाइम आ गया है? क्योंकि भारत का इन्वेस्टर, जब हम लोगों से बात करते हैं, इस समय भी बात करते हैं, पिछले सप्ताह में चंडीगढ़ में बात कर रहा था लोगों से, बहुत सारा इन्वेस्टर अब इंडियन मार्केट से अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहता है और ग्लोबल लेवल पर जाना चाहता है। अपॉर्चुनिटी उसके पास नहीं, क्योंकि सीधे स्टॉक्स तो नहीं खरीद सकता, तो उसके पास विंडो ये है कि वो फंड में जाए या ग्लोबल ETF में जाए। तो आपको लगता है कि क्या रेगुलेटर सोच रहा है इस डायरेक्शन में इसको को, या अभी ये जो कंजर्वेटिव अप्रोच है ये लंबे समय तक चलेगा? देखिए अंशुमन जी, इसमें बड़ा ज़रूरी है ये जानना कि ये लिमिट डाली क्यों गई पहले केस में। तो ये लिमिट, पहली बात तो सेबी ने नहीं डाली, RBI ने लिमिट डाली। हर जो एक म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है उसके लिए एक $7 बिलियन का लिमिट उन्होंने निर्धारित कर दिया। अब $7 बिलियन और फंड्स बहुत ज़्यादा थे। आपका एक फंड तो इस मामले से, हमारे तीन फंड निकल गए, ETFs हैं जो 7 बिलियन से ऊपर निकल गए। जी, जो ऑलरेडी हो गए हैं। तो उनपे, और ये जो लिमिट है इंडस्ट्री लिमिट है, तो आप चाह के भी हम इसमें एज अ AMC, एज अ मैन्युफैक्चरर, हम लोग नए यूनिट नहीं क्रिएट कर सकते। वो आप केवल मार्केट से खरीद सकते हैं, सिर्फ मार्केट से खरीद सकते हैं, मार्केट में बेच सकते हैं, और कोई बेचता नहीं हुआ, और कोई बेचता नहीं है। और प्रॉब्लम ये, अगर बेचता है तो प्रीमियम पे बेचता है। तभी आप देखेंगे, कभी भी आप इनका प्राइस मार्केट में चेक करेंगे एक्सचेंज पे, तो ये आपको प्रीमियम पे ट्रेड होते नजर आएंगे। और प्रीमियम भी सर ऐसा नहीं है कि 15 से 20% का प्रीमियम, 20% का प्रीमियम, राइट। तो पहली बात तो इतने प्रीमियम पे अगर आप मेरे से पर्सनली पूछे तो मैं एडवाइस नहीं करूंगा खरीदना। नाउ कमिंग टू अ सेकंड क्वेश्चन कि क्या हम चाहते हैं कि ये लिमिट खुले? जी, हम ज़रूर चाहते हैं, क्योंकि इसकी डिमांड बहुत है। मैं आपको बहुत कॉन्फिडेंटली ये बात कह सकता हूँ कि यदि ये लिमिट खुली होती तो आज जो मेरे 3 फंड हैं जो अब एक तरह से बंद पड़े हुए हैं, आज शायद इंडस्ट्री के सबसे बड़े फंड होते हैं। बिल्कुल जी, लेकिन अब ऑप्शन नहीं है इन्वेस्टर के पास। तो निवेशक क्या कर रहा है? निवेशक को ऑप्शन तो चाहिए बाहर इन्वेस्ट करने का। तो अब इसके 2 विकल्प हैं, या तो आप गिफ्ट सिटी के थ्रू इन्वेस्ट करिए। आप जा रहे हैं गिफ्ट सिटी के थ्रू, कुछ ला रहे हैं? देखिए, हमारे पास गिफ्ट सिटी के अपने भी प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें इनबाउंड भी है, आउटबाउंड भी है, और उसमें हम अंडरलाइंग ETFs यूज कर रहे हैं, और अपने ग्लोबल एक्स के ही ETF यूज कर रहे हैं। अच्छा, तो हमारे पास भी वो ऑप्शन है अवेलेबल। तो एक तो गिफ्ट सिटी का ऑप्शन है। दूसरा विकल्प है कि आप कोई फॉरेन ब्रोकर के साथ अकाउंट खोल के LRS के थ्रू पैसा आप रेमिट करिए, और उसके थ्रू फिर आप इन्वेस्ट करिए। लेकिन इसमें एक जो कॉशन है, जो एक
इन्वेस्टर को अपने माइंड में रखना चाहिए वो ये है कि जब आप किसी बाहर वाली कंट्री में इन्वेस्ट करते हैं तो एक तो उस कंट्री की इकोनॉमी प्लस डॉलर दोनों का रिस्क आप साथ में लेके चलते हैं। तीसरी बात आती है कि आपने इन्वेस्ट किस में किया जी। अगर उसमें भी आपने किसी सेक्टर में जैसे आपने कॉपर में इन्वेस्ट कर दिया या क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर दिया तो वो एक और एंगल ऑफ रिस्क, एक लेयर ऑफ रिस्क उसमें बढ़ जाता है। अब हम आ गए गोल्ड के ऊपर, जो आज का सबसे सेंट्रल टॉपिक है। मुझे लगा पहले मैं ETF और कुछ चीज़ों पे चर्चा कर लूँ। गोल्ड का बाजार भारत में अभी भी, मतलब अगर आप भारत के एक हिस्से को देखें, हालांकि हम डिजिटल गोल्ड की ETF की तमाम चर्चाएं सुनते हैं, लेकिन जो फिजिकल गोल्ड का बाजार है वो बहुत बड़ा है। ज्वेलरी में, कॉइन्स में, बिस्किट्स में, रॉ गोल्ड में। गोल्ड ETF के पोर्टफोलियो हेडलाइन तो बनाते हैं, पर अगर आप ओवरऑल मार्केट को देखें तो बहुत छोटा है। क्या आपको लगता है कि गोल्ड का जो फाइनेंशियलाइजेशन है, गोल्ड को कमोडिटी से निकलकर इन्वेस्टमेंट में बदलने की जो प्रोसेस है, ये तभी शुरू हुई जब प्राइसेस बढ़ना शुरू हुए, या कोई अंडरलाइंग शिफ्ट आप देख रहे हैं लोगों के मन में कि उनको लगता है कि नहीं, अब गोल्ड को फिजिकल से डिजिटल या फिनेंशियल फॉर्म में लाना चाहिए? क्योंकि जो भी हमने तेज़ी देखी है ETF में इन्वेस्टमेंट की, वो $3,000 साढ़े $3,000 से गोल्ड की जो जर्नी $5,000 तक की हुई उस बीच में देखी है। तो अब चूंकि वो धुंध भी बैठ गई, वो जो तूफान था वो भी बैठ गया, अब गोल्ड $5,000 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, उससे नीचे ट्रेड कर रहा है। आपने क्या देखा, क्योंकि आपने एक सक्सेसफुल गोल्ड ETF रन किया, क्या देखा, क्या शिफ्ट कैसे आ रहा है बिहेवियर में? देखिए 2007 में, जैसे आपने शुरू में बताया कि 2007 में पहला गोल्ड ETF लॉन्च हुआ और अब हम ऑलमोस्ट इसको अब 20 साल होने को आए हैं। अभी हम जो टोटल एसेट्स अंडर मैनेजमेंट की बात करते हैं, यदि मैं गोल्ड और सिल्वर के दोनों आंकड़े ऐड करके आपको बताऊं तो लगभग 3 लाख करोड़ के एसेट्स अंडर मैनेजमेंट इंडस्ट्री वाइड इन दोनों में हो चुके हैं। और मैंने जैसे आपको बताया कि 15 लाख करोड़ की टोटल इंडस्ट्री है पैसिव की, तो उसका अब गोल्ड और सिल्वर एक काफ़ी बड़ा शेयर उसका हो चुका है। फिजिकल में अकेले गोल्ड 1 लाख करोड़ के आसपास है। जी, गोल्ड जी मैं आपको एग्जैक्ट अगर आंकड़ा बताऊं तो मार्च के हिसाब से 1,71,000 करोड़ के एसेट्स गोल्ड के हैं और बाकी सिल्वर के। जी, तो अब इसमें क्या हुआ, फिजिकल गोल्ड जो है वो सदियों से इंडिया में खरीदा जा रहा है और ज्वेलरी की शेप में, जैसे आपने शुरू में बताया, ज्वेलरी की शेप में, ऑर्नामेंट्स की शेप में, कॉइन्स की शेप में, और वो कहाँ पे जा रहा है, वो जाके लॉकर में बैठ रहा है या आपके घर की तिजोरी में बैठ रहा है। जी, अब जब 2007 में इसकी फाइनेंशियलाइजेशन शुरू हुई तो इसमें इन्वेस्टर्स ने क्या पाया कि एक तो देखिए क्या होता है, बहुत सी बार ऐसा देखा गया है कि इन्वेस्टर्स जब गोल्ड खरीदते हैं तो उनको गोल्ड की प्योरिटी की चिंता होती है कि कहा तो मुझे ये गया है कि 24 कैरेट गोल्ड है, अब एक्चुअली कितना है, कहीं 20 कैरेट तो नहीं है, कहीं 18 कैरेट तो नहीं है, 16 कैरेट तो नहीं आ गया। नंबर 1, आपने कुछ बल्क में गोल्ड खरीदा तो उसको स्टोरेज का प्रॉब्लम है, उसको आपको घर में रखते हुए भी डर लगता है कि चोरी ना हो जाए। आप उसको बैंक में रखते हैं, आप लॉकर खरीदते हैं, उसका कॉस्ट है, हर साल आप लॉकर का रेंट देते हैं, राइट। तो फिजिकल गोल्ड के अपने इश्यूज हैं। जब ये गोल्ड का ETF आया तो लोगों ने क्या देखा कि एक तो आपको प्योरिटी की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर एक गोल्ड का जो यूनिट है जो बाय होता है, इट इज बैक्ड बाय फिजिकल गोल्ड, और वो फिजिकल गोल्ड की स्पेसिफिकेशन सेबी ने मेंशन की हुई है। उससे कम की स्पेसिफिकेशन का गोल्ड इसका अंडरलाइंग नहीं बन सकता है। तो एक तो प्योरिटी की चिंता खत्म हो गई, स्टोरेज की चिंता खत्म हो गई, क्योंकि पेपर गोल्ड है, आपके पास तो एक अकाउंट स्टेटमेंट आएगी जिसमें लिखा होगा कि इतने यूनिट आपके पास गोल्ड ETF है। तो स्टोरेज की चिंता खत्म हुई, तो इसलिए स्टोरेज की कॉस्ट की चिंता खत्म हो गई, राइट। आपको उसको इंश्योरेंस नहीं कराना पड़ रहा, अब सेफ्टी है, आप चैन की नींद सो सकते हैं। तो इन मेरिट्स की वजह से, और दूसरा क्या है कि इसको खरीदना और बेचना बहुत बहुत सिंपल है। मार्केट, आप जब अगर आप मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या यदि मार्केट में नहीं भी इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड में भी निवेश करते हैं, तो आप म्यूचुअल फंड के जरिए भी इनके जो फंड ऑफ फंड है उनको खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। तो ये इतना सिंपल है कि आज आपने सुबह खरीदा और यदि आप इसको कल बेचना चाहते हैं तो आप कल बेच भी सकते हैं। तो जब इन्वेस्टर्स ने, जब निवेशकों ने देखा कि ये बहुत ही एक सिंप्लीफाइड तरीका है गोल्ड को खरीदने और बेचने का, तो इस हिसाब से इसकी पॉपुलैरिटी बढ़नी शुरू हुई। और यदि मैं आपको, जैसे मैंने आपको बताया कि 1,70,000 करोड़ के एसेट्स खाली गोल्ड के हो गए हैं और लगभग 1,30,000 करोड़ के एसेट्स सिल्वर के हो गए हैं, तो आप इसका अनुमान लगा सकते हैं कि 3 लाख करोड़ के ये कैटेगरी बन गई है अपने में। तो इसमें बहुत निवेशक है जो जुड़ चुके हैं इससे, और भी जुड़ रहे हैं। अब इसमें तरीका लमसम का भी है, SIP के थ्रू भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं या STP के थ्रू भी आप निवेश कर सकते हैं।
मेरा सवाल ये कि हमने 2025 में डेफिनेटली 2025 और 2026 में ताजे करेक्शन से पहले तक गोल्ड ईटीएफ की एक फ्रेंजी देखी। सिल्वर ईटीएफ में तो पागलपन सा ही देखा क्रेज भी देखा, जिस पर हम आगे बात करेंगे। करीब करीब एक साल में 150% के आसपास की ग्रोथ हमको दिखाई दी गोल्ड के ईटीएफ में। लेकिन एक सवाल जो लोगों के दिमाग में है और जो जिस सवाल का जवाब उन्हें मिलना चाहिए कि इसमें कितना स्मार्ट मनी है, कितना पैनिक बाइंग है कि नहीं भाई गोल्ड तो भागा जा रहा है 4,000 से 4,500 हो गया, 5,000 हो गया, अभी ईटीएफ नहीं खरीदा तो कब खरीदोगे। और कितना वो स्ट्रक्चरल शिफ्ट है जहां आप ये महसूस कर रहे हैं कि भारत का जो गोल्ड सेवी और गोल्ड को रिलीजियस, इमोशनल, लेगेसी और वेल्थ से जोड़ने वाला जो भारत का निवेशक है, इन्वेस्टर है, वो स्ट्रक्चरली अब मूव कर रहा है गोल्ड को एक सीरियस इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट के तौर पर ट्रीट करने के लिए। ये कितना शिफ्ट आपको दिखाई दिया इसमें? देखिए, हमने हमेशा से ये माना है कि गोल्ड सिल्वर आपके पोर्टफोलियो में एज अ एसेट एलोकेशन 10 से 15% तक रहना चाहिए। ये हम बहुत सालों से कहते आ रहे हैं और ये शिफ्ट भी शुरू हुआ, जैसे हमने नोट भी किया 23-24 तक ये शिफ्ट एक बहुत सेकुलर तरीके से चल रहा था। 25 में एक बहुत स्पेसिफिक घटना हुई, जैसे आपने रिटर्न्स की बात की, ये जानना जरूरी है कि इतने रिटर्न्स क्यों आए। देखिए, एक लॉन्ग टर्म बायर जो है वो सेंट्रल बैंक्स एक लॉन्ग टर्म बायर है गोल्ड के, और वो गोल्ड खरीदते हैं, फिजिकल गोल्ड खरीदते हैं और लॉन्ग टर्म रखते हैं। बहुत कम केसेस में आपने देखा होगा कि कोई सेंट्रल बैंक आके गोल्ड या सिल्वर को बेच रहा है। हाँ, 90s में बेचते थे जी। 91 में लास्ट सेल आई थी, अभी आई है। रशिया और टर्की की थोड़ी, फ्रांस का एक डाटा था कि फ्रांस ने कुछ टर्की की, रशिया की थोड़ी बहुत सेल आई, वो वॉर के दौरान आई। लेकिन एक्चुअली ये जो आपने पॉइंट बोला, वॉर एक सबसे बड़ा फैक्टर था जिसकी वजह से सेंट्रल बैंक्स ने गोल्ड को और बाय करना शुरू किया एज अ सेफ हेवन। ठीक है, ये तो हो गया एक सेकुलर बाइंग जिसको हम बोलते हैं। इसमें रिटेल इन्वेस्टर भी एसआईपी के थ्रू, एसटीपी के जरिए भी इन्वेस्टमेंट कर रहा था। अब जैसे हमने बताया कि अक्टूबर या सितंबर 2024 से इक्विटी में रिटर्न नहीं बना, लेकिन बिकॉज ऑफ वॉर और जिस तरह से मिड ईस्ट में टेंशन हो रही थी उसके चलते गोल्ड ने रिटर्न देने शुरू किए। यदि आप इस पीरियड में गोल्ड का रिटर्न देखें अक्टूबर 2024 से अक्टूबर 2025 में, तो गोल्ड का रिटर्न लगभग, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लगभग 50% के आसपास का रिटर्न है। 45 से 50% का रिटर्न है। इसके सामने इक्विटी का रिटर्न कुछ था नहीं। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि सेकुलर बाइंग तो चली रही थी, लेकिन इसमें बहुत से शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर आ गए। बहुत से स्पेकुलेटर जो थे वो उन्होंने इसमें इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया, क्योंकि उनको लगा कि इसमें हम क्विकली शॉर्ट टर्म रिटर्न बना के निकल सकते हैं। बहुत से हेज फंड घुसे, सटोरिये घुस गए। सो इसकी वजह से क्या हुआ, गोल्ड का प्राइस और तेजी से बढ़ना शुरू हो गया। लेकिन आपने देखा कि जनवरी फरवरी में जब मिड ईस्ट की टेंशन और बढ़ गई और जब आपका इक्विटी में रिटर्न बनानी और इक्विटी में मार्जिन कॉल आना शुरू हुआ, तो सबसे पहले पैसा कहां से निकला? पैसा गोल्ड सिल्वर से निकला। कोई वहीं पे रिटर्न बना, लोगों ने कैश आउट किया, तो लोगों ने कैश आउट कर लिया। और इसमें कौन से लोगों ने कैश आउट किया? वो लोग जो लीवरेज पैसे लेके आए, जो लोग पैसा बोरो करके जिन्होंने गोल्ड और सिल्वर में डाला था। तो इसकी वजह से, जैसे आपने भी पॉइंट आउट किया, कि गोल्ड एक लेवल के बाद बहुत बुरी तरह से रिट्रैक्ट किया। तो जो हमने 5500 शायद डॉलर का पीक देखा था, तो वहां से घट के $4,000 तक चला। अब इसमें जिन लोगों ने निवेश नहीं किया था, या जिन लोगों ने, मैं कहूँगा जिन्होंने निवेश किया, $5,000 पे किया, $5,200 पे किया, उनके लिए अब, और कैश आउट नहीं किया, उनके लिए अब ये प्रॉब्लम है कि वो लॉसेस में बैठे और कैश आउट कर नहीं पा रहे हैं। कुछ लोगों ने निवेश किया ही नहीं, तो उनके लिए फोमो है कि हमने इस पे पैसा डाला ही नहीं और इतनी रैली हो गई। लेकिन हमारा इस पे स्टैंड जो है वो शुरू से यही रहा है कि आप गोल्ड एंड सिल्वर को एक सेफ हेवन मान के चलिए। रादर गोल्ड की बात करूंगा, सिल्वर की नहीं, क्योंकि सिल्वर गोल्ड से बहुत ज्यादा, सिल्वर में आगे बात करेंगे, सिल्वर का मैट्रिक्स, सिर्फ गोल्ड की बात करेंगे तो गोल्ड एक सेफ हेवन है, उसको उसी की तरह ट्रीट करिए। उसको आप एज ए ट्रेडिंग कमोडिटी यूज मत करिए। गोल्ड, यदि आप उसका शुरू से भी उसके रिटर्न्स देखें तो एक सेकुलर आपको रिटर्न्स देगा। बीच में ऐसा पीरियड भी आएगा जब गोल्ड का रिटर्न बिल्कुल फ्लैट रहेगा। वो पीरियड 8 साल का हो सकता है, 5 साल का हो सकता है, 10 साल का भी हो सकता है। तो यदि आप उस साइकिल में फंस गए तो फिर आप कहेंगे कि मैंने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट गलत कर दी। लेकिन गोल्ड को आप एक हेज की तरह मानिए, एक इंश्योरेंस की तरह मानिए, लेकिन इसको एज अ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ट्रीट मत कीजिए।
देखिए अक्षय तृतीया का मौका है और गोल्ड की इन्वेस्टिंग को थोड़ा और खोल के समझते हैं। हरदमन जी से बेहतर कोई पर्सन नहीं इसको बताने के लिए होगा। आइए हम आपके वो सारे सवाल समझने की कोशिश करते हैं गोल्ड की इन्वेस्टिंग में। हरदमन जी, गोल्ड नॉन यील्ड बेयरिंग एसेट है, गोल्ड पर कोई यील्ड नहीं मिलता। गोल्ड की ताजी बुल रन की थ्योरी जो बनी थी, जो 24-25 में हमने देखी इस बार से पहले, वो बुल रन की थ्योरी मॉनेटरी रीजन से बनी थी। रीज़न ये था कि डॉलर लगातार वीक होता जाएगा, दुनिया के बैंक्स को की करेंसी सिस्टम्स में कॉन्फिडेंस टूट रहा है, हर बैंक गोल्ड खरीद रहा है, अपने रिजर्व्स को गोल्ड में कन्वर्ट कर रहा है, डॉलर एसेट्स को सेल कर रहा है। और चूंकि जब सेंट्रल बैंक जो कि सॉवरेन करेंसी के मास्टर हैं, जो गोल्ड स्टैंडर्ड को 1970 में छोड़ चुके हैं, वो अपने फॉरेक्स रिजर्व में गोल्ड भर रहे हैं, तो कॉमन इन्वेस्टर को समझना चाहिए कि पेपर करेंसी की वैल्यू कम होती जाएगी, गोल्ड की करेंसी बेटर होगी। इस थ्योरी ने हमें गोल्ड का बुल रन ड्राइव किया। इसके अलावा गोल्ड की सिल्वर जैसी कोई इंडस्ट्रियल डिमांड तो है नहीं, सप्लाईज भी लिमिटेड है। इसने बुल रन ड्राइव किया। धीमे धीमे फिजिकल गोल्ड से लोग ईटीएफ में और पेपर गोल्ड में शिफ्ट हो गए। ये फंडामेंटल थ्योरी थी जिसने ड्राइव किया। गोल्ड के पैरेलल दो और एसेट क्लास हैं जो गोल्ड के साथ चलते हैं और गोल्ड से पैराडॉक्सिकल बिहेव करते हैं। एक डॉलर है और दूसरा बॉन्ड यील्ड्स हैं। ये भी था कि डॉलर लगातार वीक था। हमने 2022 के बाद से 2023 के बाद से डॉलर की सबसे ख़राब स्थिति देखी। 2024-25 तो सबसे ज़्यादा ख़राब था डॉलर के लिए। डॉलर इंडेक्स ऑलमोस्ट 94-95 के आसपास घूम रहा था। क्योंकि बॉन्ड यील्ड्स लगातार टूट रही थी, दुनिया में बैंक्स इंटरेस्ट रेट कट कर रहे थे, तो गोल्ड के पास एक और सपोर्ट था। गोल्ड जिसे सेफ हेवन कहा जाता है, जब वर्ल्ड में सबसे क्राइसिस का मौका आया, सबसे बड़ी क्राइसिस, अगर आप मान के देखें तो पिछले 50 साल में इतना कॉन्सिक्वेंस वाला वार नहीं हुआ जो मिडिल ईस्ट का वार हमने देखा, जो कि ग्लोबल इकोनॉमी का प्रेशर पॉइंट है जहाँ से सब कुछ जाता है। उस दौरान गोल्ड ने बिल्कुल डिफरेंट बिहेव किया जी। वार के समय जब हम मानते हैं कि गोल्ड सेफ हेवन है, उस दौरान गोल्ड में ज़बरदस्त करेक्शन आया, बड़ा करेक्शन हमें दिखाई दिया। उसकी एक वजह ये भी थी कि इक्विटी में रिटर्न नहीं थे, लोगों ने कैश सेल ऑफ करना शुरू किया। यही वो दौर था जब सेंट्रल बैंक्स ने भी थोड़ा थोड़ा गोल्ड बेचा, जो खबर इस बीच में आई जी। मेरा सवाल ये है कि दो जो अंडरलाइंग एसेट्स थे जो गोल्ड के प्राइस को इन्फ्लुएंस करते थे, डॉलर मजबूत हुआ, क्रूड के प्राइस और ऊपर गए और महंगाई बढ़ना शुरू हुई, बॉन्ड यील्ड बढ़ने के संकेत देखने लगे। अब यहाँ से जो सिनेरियो दिखाई देता है वो गोल्ड की उस मॉनेटरी थीसिस को तोड़ देता है। सेफ हेवन का जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्वेश्चन में आ जाता है कि साहब दुनिया जंग में है तो सोना क्यों टूट रहा है भाई, दुनिया जंग में तो लोग सोने में इन्वेस्ट करते हैं। अब जब इन्वेस्टर जहाँ खड़ा हुआ है वो ये देख रहा है कि क्या गोल्ड का जो मॉनेटरी ड्रिवन बुल रन साइकिल था वो खत्म हो गया, या जब वार खत्म होगा फिर डॉलर टूटेगा, लोग वापस उसी स्थिति में पहुंच जाएंगे। ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि $5,000 के ऊपर जो आदमी चला गया गोल्ड में, जिसने 5100 पे 4900 पे गोल्ड खरीद लिया ईटीएफ में वो तो अब गोल्डमैन सैक्स की बात कान ध्यान लगा के सुन रहा है कि साहब 6500 वाला नंबर कब आएगा, $6,500 वाला गोल्ड का नंबर कब आएगा। अब आप इस बुल रन के जो स्ट्रक्चरल चैलेंजेस हैं वो कैसे देख रहे हैं? देखिए, आपने जैसे इनफैक्ट आपके क्वेश्चन में ही आंसर भी है और मैं वहीं से पिक करूंगा। देखिए, बिल्कुल ठीक बात आपने बोली कि जो मॉनेटरी ड्रिवन रैली थी गोल्ड की वो रिवर्स हो गई, बिल्कुल रिवर्स हो गई। वो क्यों? बिकॉज जब वॉर हुई उसकी वजह से क्रूड का प्राइस बढ़ना शुरू हुआ, $110 $120 पहुंचा। उसकी वजह से इन्फ्लेशन के कंसर्न्स राइज होने शुरू हो गए। इन्फ्लेशन बढ़ा तो बहुत जाहिर सी बात है कि जो यील्ड्स थी, बॉन्ड्स की यील्ड थी, वो बढ़नी शुरू हो गई। अब जब बॉन्ड की यील्ड बढ़ रही है, अकॉर्डिंगली आपका डॉलर जो था वो अप्रिशिएट होना शुरू हो गया। और जब डॉलर अप्रिशिएट होता है तो जितनी भी, बिकॉज गोल्ड सिल्वर वर्ल्ड ओवर डॉलर में डिनोमिनेटेड है, तो जो बायर है उसके लिए सोना महंगा हो जाता है, तो वो सोने को नहीं खरीदता। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पिछले साल जिस तरह से रैली गोल्ड में हुई, जो भी रीज़न आपने अभी बताए, उसकी वजह से बहुत से इसमें स्पेकुलेटर्स और लिवरेज इन्वेस्टर घुस गए। अब जब अनवाइंडिंग की बारी आई तो वो सब लिवरेज इन्वेस्टर्स को माल बेच के निकलना पड़ा, और माल उन्होंने वही बेचा जिसमें रिटर्न बना था, जो था गोल्ड। तो ये तो पूरी रैली अब रिवर्स हो गई। अब कुछ ऐसे निवेशक बैठे हैं जिन्होंने $5200 पे गोल्ड खरीदा हुआ है, वो सिर्फ वेट कर रहे हैं। उन्हें मिलेगा कभी वो इस लेवल? देखिए, लेवल कहना अंशुमन जी बहुत मुश्किल है। लेवल देखिए, जैसे आपने बताया गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट है, और काफ़ी रिपोर्ट्स हैं जो $6800 की बात कर रही हैं। हम ये कहते हैं, सिर्फ अगेन हम वापस वही बात बोलेंगे कि किसी लेवल को ध्यान में ना रखते हुए आप सिर्फ ये सोचिए कि आप जब भी किसी ज्वेलर के पास जाते हैं और आप गोल्ड खरीदने जाते हैं, फिजिकल गोल्ड, कभी आपको ज्वेलर नहीं बोला कि अभी आप ज्वेलरी मत खरीदिए क्योंकि गोल्ड महंगा है, कभी नहीं बोलता।
गोल्ड आपने आज से 10 साल पहले खरीदा तब भी वो कह रहे थे कि आप गोल्ड में पैसा डालिए, अब आज जा रहे हैं, आज भी वो यही बोल रहे हैं। क्योंकि आप गोल्ड को देखिए, जब तक आप गोल्ड को एज एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ट्रीट करेंगे कि जो आपको रिटर्न दे रहा है, तब तक आप उसका आप लेवल की चिंता करेंगे। जब आपने गोल्ड को एक इंश्योरेंस की तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया, एक हेज की तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया, एक एसेट एलोकेशन की तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया, उस टाइम आप इस बात को भूल जाएंगे कि आपने किस लेवल पे एंट्री की है। आज हम आपके साथ वार्तालाप कर रहे हैं, आज हम कह रहे हैं कि सोने का भाव $4,700 है, राइट। हो सकता है आज से 10 साल के बाद हम बात कर रहे हो और सोना $10,000 पे पहुंच गया, वो कोई नहीं देख सकता, कोई नहीं कह सकता, राइट। लेकिन क्या मेरा एसेट एलोकेशन गोल्ड में आज है कि नहीं है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर इन्वेस्टर को आंसर करना चाहिए। यदि आपके पोर्टफोलियो का 10 से 15% का भाग गोल्ड में निवेश ऑलरेडी आप कर चुके हैं, तो आपको लेवल की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अच्छा सर, यही तो दुविधा है कि गोल्ड को लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस के तौर पे तो हिंदुस्तान के लोग जब ETF पैदा नहीं होता तब से ले रहे हैं, तब से रख रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है लॉन्ग टर्म में तो गोल्ड चूंकि एक ऐसी कमोडिटी है जो ट्रेडिशनली लोगों के दिमाग में शिफ्ट तो वहाँ से आया जहाँ से लोगों ने फिजिकल गोल्ड से डिजिटल गोल्ड में शिफ्ट किया। और जब हमने उसे कहा कि वो हमारे मेन स्ट्रीम इन्वेस्टमेंट का हिस्सा है, और जब आप उसे पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाते हैं तो आप इसे रोक ही नहीं सकते कि उसके रिटर्न्स को बाकी एसेट क्लास से कंपेयर नहीं किया जाएगा। अगर मैं कहता हूँ कि मेरा 1 लाख रुपए का पोर्टफोलियो और उसमें मैंने 10% गोल्ड के लिए रखा है, तो मैं ये तो देखूंगा ना कि उस मेरे पोर्टफोलियो में डेट कितना रिटर्न दे रहा है, इक्विटी कितनी रिटर्न दे रही है और गोल्ड कितना रिटर्न दे रहा है। तभी ये इन्वेस्टमेंट थीसिस गोल्ड की सस्टेन कर सकती है, और वो थीसिस पिछले 1 साल सस्टेन की और उसका रिटर्न आया। तो आपको फ्यूचर में इस थीसिस को सपोर्ट करने वाले कौन से फैक्टर्स लग रहे हैं जो लोगों को इस बात के लिए मोटिवेट करें कि वो अपने पोर्टफोलियो में 10% या 15% हिस्सा गोल्ड में बना के रखें? ये तो ठीक है, एक लॉन्ग टर्म व्यू में हम ये ले सकते हैं कि $6,000 $7,000 $8,000 जाएगा, पर गोल्ड की हिस्ट्री में बहुत बड़ा लल पीरियड रहा है। 15 साल 16 साल गोल्ड में कोई रिटर्न नहीं, क्योंकि वो नॉन यील्ड बेरिंग एसेट। तो भाई कोई पर्सन अपना अगर 10-15% गोल्ड में फंसा के रखेगा और उसे दिख रहा है कि वही 15% उसने अगर इक्विटी में लगाया होता तो उसे बेटर रिटर्न मिलता। तो आप जो अभी से यहाँ से आगे जाते हुए क्या सिनेरियो देख रहे हैं कि हम इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से गोल्ड को में इन्वेस्टेड रहें या इन्वेस्टमेंट ग्रेजुअली बढ़ाते रहें? खासतौर से ETF में लोग जो SIP कर रहे हैं, उन्हें क्या शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म पिक्चर दिखाएंगे आप? देखिए, आपकी ये बात बिल्कुल ठीक है कि अगर हम गोल्ड को एज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ट्रीट कर रहे हैं और उसको अपने पोर्टफोलियो का 10 से 15% का हिस्सा बना रहे हैं, तो बहुत जाहिर सी बात है कि जब आप पूरे अपने पोर्टफोलियो का रिटर्न देखेंगे तो उसमें आप गोल्ड का रिटर्न भी देखेंगे, बहुत जाहिर सी बात है। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ इसमें कि आप जब अपना गोल्ड एक ज्वेलरी के फॉर्म में खरीदते हैं या फिजिकल फॉर्म में खरीदते हैं, तो आप कभी उसकी वैल्यू नहीं लगाते, क्योंकि वो पता है कि वो गोल्ड ऐसा है कि जिसको आप कभी छुएंगे नहीं, राइट। अब ऐसे ही इस गोल्ड में आप उसका रिटर्न देखिए, भली बात है उसका रिटर्न देखिए, लेकिन उस पर एक्शन मत लीजिए। सिर्फ मेरा कहने का ये मतलब है कि यदि एक, जैसे आपने बिल्कुल ठीक बात कही और मैं इस बात को और इलेबोरेट करूंगा कि शायद पीरियड 2010 से 2018 का पीरियड था गोल्ड का, जब शायद उसका रिटर्न मात्र 2 या 3% रहा। मतलब लीमन ब्रदर की क्राइसिस के बाद जो गोल्ड में बुल रन आया था, उसके बाद से तो पूरा 2022 तक का 2021 तक का मानिए तो लंबा बिल्कुल फ्लैट रिटर्न रहा है। तो यदि आप उस पीरियड से अपना गोल्ड को एज इन्वेस्टमेंट ऑप्शन देख रहे हैं और उसका आप रिटर्न देखेंगे, तो शायद आपने कब का वो गोल्ड निकाल लिया होता। तो पॉइंट वो नहीं है, पॉइंट सिर्फ इसमें जो ध्यान देने वाला वो ये है कि आप गोल्ड को ट्रीट कैसे करते हैं। गोल्ड, जैसे मैंने आपको बताया, जब आप इंश्योरेंस लेते हैं, अब आप समझिए आपने लाइफ इंश्योरेंस लिया, तो उस टाइम आप ये नहीं देखते कि उसका आपको रिटर्न क्या आएगा। वो एक इंश्योरेंस है जो आप लेके रखते हैं, क्योंकि आपको पता है कि कल को खुदा ना खास्ता कोई ऐसी घटना हो जाए कि मेरे पास कुछ नहीं है, तो मेरे पास वो गोल्ड है। सिमिलरली आप इसकी रिटर्न देखिए, सब कुछ करिए, लेकिन उसके बेसिस पे उसको आप एक्ट करके कि यार इसका रिटर्न तो 2 साल में बना नहीं, तो मैं गोल्ड को निकाल के इक्विटी में चला जाता हूँ। या जैसे अभी पिछले साल क्या हुआ, पिछले साल बहुत से निवेशकों ने क्या किया, उन्होंने हमसे पूछा कि यार हमारे पिछले 2 साल से इक्विटी में रिटर्न नहीं बना, गोल्ड तो बहुत अच्छा भाग रहा है, तो क्या मैं अपने सारा इक्विटी का माल बेच के गोल्ड में आ जाऊँ? तो हमारी सलाह सब अपने निवेशकों को यही थी कि आप गोल्ड को एज एसेट एलोकेशन ट्रीट करिए। इट इज़, जो आपने भी पहले बात बोली, मैं वो दोबारा दोहराऊंगा कि ये एक नॉन रिटर्न बेयरिंग एसेट है। देखिए, आप इक्विटी में पैसा डालते हैं, आपको डिविडेंड मिलता है। आप बॉन्ड में पैसा डालते हैं, आपको कूपन मिलता है। आप रियल एस्टेट में पैसा डालते हैं, आपको रेंटल इनकम आती है। आप गोल्ड में पैसा डालते हैं, आपको कुछ नहीं मिलता।
राइट। अब गोल्ड को उसी तरह से ट्रीट करिए कि आपकी एक इंश्योरेंस है, एक हेज है। इसको पोर्टफोलियो में एवेल्यूएशन करिए, लेकिन उस पे उसके जरिए आप उसको एक्ट मत करिए, उसके नतीजे पे आप एक्ट मत करिए। दो छोटे छोटे सवाल गोल्ड पर, फिर हम सिल्वर पर चलेंगे। एक सवाल है, एक और पैराडॉक्स दिखता है गोल्ड में। सरकारें कहती है कि गोल्ड का इंपोर्ट कम होना चाहिए लगातार, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज उसमें जा रहा है। बीच बीच में सरकारें फ्रस्ट्रेट होकर टैक्स ड्यूटी भी लगाती हैं, हालांकि एक विंडो से ड्यूटी फ्री इंपोर्ट भी खुला रहता है FTA के थ्रू। बट जनरली सरकार का अप्रोच गोल्ड को लेकर फॉरेक्स के माध्यम से डिस्करेजिंग है कि भारत में इतना गोल्ड इंपोर्ट क्यों होता है। अब यहाँ चुनौती समझिए, एक तरफ सरकार गोल्ड के इंपोर्ट को डिस्करेज कर रही है, दूसरी तरफ हम गोल्ड के का जो फिजिकल कंजम्पशन था उस पर टॉपअप कर दिया हमने डिजिटल कंजम्पशन को, उस पर हमने ETF का में कंजम्पशन को टॉपअप कर दिया। ETF के लिए फिजिकल गोल्ड की ज़रूरत है बैकिंग में। ये जो पैराडॉक्स है, जब आप सरकार से बात करते हैं, रेगुलेटर से बात करते हैं, RBI से बात करते हैं, वो आप कैसे समझते हैं? क्या गोल्ड में इन्वेस्टमेंट का प्रमोशन गोल्ड के इंपोर्ट का प्रमोशन भी हो जाता है? जितना गोल्ड में इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाएगा उतना ही गोल्ड का इंपोर्ट बढ़ता जाएगा, उतना ही रुपए पर प्रेशर बढ़ता जाएगा, उतना ही कॉस्ट ऑफ गोल्ड इंपोर्ट बढ़ती चली जाएगी। ये पहेली कैसे हल होगी? देखिए, गोल्ड आपकी बात ठीक है कि गोल्ड का इंपोर्ट बढ़ता है क्योंकि ETF में जब पैसा आ रहा है तो उसका जो अंडरलाइंग गोल्ड है वो इंपोर्ट ही हो रहा है। अब ये भी बात सही है कि यदि आप फिजिकल गोल्ड देखें, काफी हद तक जो फिजिकल गोल्ड इन्वेस्टर ने खरीदना था वो सब्स्टिट्यूट होके पेपर गोल्ड में चला गया। जी, अब वो मुझे एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं पता कि कितना गया। लेकिन उसमें भी फिजिकल ही आया बाद में। जी, बाद में फिजिकल आया, लेकिन वो है कि आपकी तिजोरी में नहीं गया। हाँ, वो आपने ज्वेलरी नहीं खरीदी, मार्केट से सिक्का नहीं खरीदा, लेकिन आपने पेपर गोल्ड ले लिया उससे। जो आपने फिजिकल, जैसे अब मेरे पास अब ETF, अब जो मैं भी फ्यूचर बाइंग करता हूँ, मैं ETF के जरिए गोल्ड की बाइंग करता हूँ। पहले शायद आज से 20 साल पहले या 15 साल पहले जब विकल्प नहीं था तो मैं जाके ज्वेलर से गोल्ड ही खरीदता। तो कुछ हद तक ये सब्स्टिट्यूशन तो हुई है। लेकिन ये भी कहना सही है कि अगर आज 1,70,000 करोड़ के एसेट्स गोल्ड के हो गए हैं तो ये सारा गोल्ड भी जो है इंपोर्ट ही हुआ है। तो इसका डेफिनेटली रुपये पे तो प्रेशर आता ही है और फॉरेक्स पे भी प्रेशर आता है। लेकिन अब देखिए, एक ये ट्रेंड है कि यदि आपका एक SIP चल रहा है गोल्ड में और आप हर महीने अपने कुछ सेविंग का हिस्सा उसमें डाल रहे हैं, तो एक ये आपका नियम बन गया है कि आपका पैसा गोल्ड में निवेश हो रहा है। अब देखिए, कल को यदि गवर्नमेंट चाहे तो इस पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। मैं वो नहीं कहता कि रिस्ट्रिक्शन नहीं लग सकती, क्योंकि रुपये तो अंडर प्रेशर है ही है। लेकिन क्या ये जायज़ होगा कि आज एक तरफ तो हम बात कर रहे हैं कि हमें एक SIP के थ्रू हमें एक सेविंग को इनकरेज करना चाहिए, और बहुत सी SIPs ऐसी हैं जो आज गोल्ड और सिल्वर में चल रही हैं। तो यदि आप गोल्ड की इंपोर्ट पे रोक लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली इन SIPs पे भी इम्पैक्ट आएगा। तो एक तरफ हम गोल्ड पे इंपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शन लगा के कहीं हम SIP की आदत को भी। सर, ETF क्यों, मल्टी एसेट फंड पे तो गोल्ड लिए बैठे हुए हैं। जी, वहाँ पे भी गोल्ड में बैठे हुए हैं। बिल्कुल ठीक बात। तो कहीं ना कहीं जो हैबिट हम फाइनेंशियलाइजेशन की बात करते हैं या SIP की हैबिट की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उस पर ये चीज़ इफेक्ट ना करे, ये भी आई थिंक सरकार को देखना पड़ेगा। एक सवाल और सर, 2025 में सरकार ने गोल्ड बॉन्ड स्कीम को फाइनली बंद कर दिया। जबकि गोल्ड बॉन्ड स्कीम आई थी, बड़ा वैक्यूम उससे बन गया, और उसकी भी अपनी एक अजीब सी कहानी है। गवर्नमेंट का फैसला गवर्नमेंट के लिए ये प्रॉब्लम बन गया। जब आई तब गोल्ड का प्राइस कम था, उसके बाद प्राइस ऊपर जाता चला गया। आपको क्या लगता है कि गोल्ड ETF सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की जगह ले रहे हैं? ऐसा दिखाई दे रहा है। ये जो वैक्यूम बना, क्योंकि इससे पहले तो सरकार की तरफ से गोल्ड इन्वेस्टिंग स्कीम्स ही नहीं थी बहुत, और वो अजीबोगरीब स्कीम थी। उस पे तो 2.5% का एक्स्ट्रा रिटर्न भी मिलता था, मार्केट प्राइस से गोल्ड से ऊपर मिलता था। तो आपको लगता है कि क्या फ्यूचर में कभी ऐसी स्कीम अब सरकारें दोबारा लाने के लिए सोचेंगी, या उन्होंने ये पूरा स्पेस ऑफ फंड हाउस को दे दिया है कि भाई आप चलाओ, हमने अपने हाथ जला लिए गोल्ड में, मैं पहले उसे निपटा लें? क्यों, कैसा, क्या लगता है आपको इससे? देखिए, मुझे ये नहीं लगता कि शायद इस तरह की स्कीम दोबारा आएगी। अच्छा। ये जो स्कीम पहले आई थी, बहुत निवेशक के लिए बहुत बढ़िया स्कीम थी। क्योंकि आपको 2.5% का रिटर्न मिल रहा था, प्लस अगर आप 8 साल रख रहे थे तो कैपिटल गेन्स भी माफ हो रहा था। तो आपके लिए एक विन विन सिचुएशन थी, और उसके ऊपर आपको जो गोल्ड का प्राइस बढ़ रहा है उसके एप्रिसिएशन का बेनिफिट भी मिल रहा है। तो एक निवेशक के लिए एक बहुत बढ़िया सिचुएशन थी। लेकिन आई थिंक उसके बाद, जैसे आपने बोला, सरकार ने भी ये रियलाइज़ किया कि शायद इसमें इतना गोल्ड बढ़ जाएगा, शायद एंटिसिपेटेड नहीं था। और अब तो एक बहुत बड़ी लायबिलिटी खड़ी हो गई है। जिस तरह से अब उसकी मैच्योरिटी आ रही है और वो मैच्योरिटी को ऑनर करना है, तो एक काफ़ी बड़ी लायबिलिटी गवर्नमेंट के सामने खड़ी हो गई है। तो मुझे
ये चलते हुए ये शायद नजर नहीं आ रहा है कि इस तरह की स्कीम दोबारा आएगी। तो सरकारों ने अब गोल्ड के धंधे से अपना तौबा कर लिया, हाथ नहीं डालेंगे इसमें, हैं? देखिए अब क्योंकि एक ETF आपके पास एक विकल्प है हाँ। जिसके थ्रू आप गोल्ड में डाल सकते हैं और आपको पता है कि उसमें अंडरलाइंग फिजिकल गोल्ड ही है। हाँ। तो शायद उसकी वजह से अब मुझे लगता है शायद आगे आगे चल के शायद ये स्कीम ऐसी दोबारा नहीं आएगी। अब सर सिल्वर पर आते हैं जी। सिल्वर के फ्यूचर MCX पे 150%, 175% 2025 में बढ़े, अगर हाल का आप करेक्शन छोड़ दें। सिल्वर ETF तो कहानी ही हो गए, उनका AUM तो कहानी ही हो गया, बार बार रेगुलेटर को दखल देना पड़ा। हमने स्पॉट और फ्यूचर प्राइस का में ज़बरदस्त फ़र्क देखा, ग्लोबली ये देखा। अभी भी जो इसको आपके इस शो को देख रहे हैं समृद्धि शास्त्र में, या हमारे शो पे जो लोग आते हैं, वो अभी भी सिल्वर को लेकर ज़बरदस्त कन्फ्यूज़न में है। उनको ये समझ में नहीं आता कि सिल्वर कमोडिटी है, सिल्वर इंडस्ट्रियल मेटल है, या सिल्वर अब मॉनेटरी मेटल हो गई है। आप जब सिल्वर ETF सेल करते हैं तो इंडियन इन्वेस्टर को समझाते क्या सिल्वर के बारे में? गोल्ड के बारे में तो तस्वीर बड़ी साफ है। आप कैसे बेच रहे हैं सिल्वर को? सिल्वर को आप इंडस्ट्रियल कमोडिटी के तौर पे बेच रहे हैं, मॉनेटरी मेटल के तौर पे बेच रहे हैं, या इन्वेस्टमेंट के इंस्ट्रूमेंट के तौर पर बेच रहे हैं? या म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने भी केवल सिल्वर की तेजी में हाथ धोने के लिए ETF लॉन्च कर दिया, और जब सिल्वर में करेक्शन आया तो दूर हट के खड़े हो गए। इन्वेस्टर जो बेचारा कभी सिल्वर में ट्रेड नहीं करता था, हंट ब्रदर्स की कहानी सुन के वो डरा हुआ था कि भाई सिल्वर बहुत खतरनाक है, फट जाती है जब जाती है, वो दूर था, वो भी इस लालच में आके उसने सिल्वर के ETF में अपना पैसा लगा दिया। फिजिकल तो नहीं खरीदा, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ? नहीं, देखिए सिल्वर तो इस रैली से बहुत साल पहले लॉन्च हुआ था जी। आज सिल्वर को भी 7 से 10 साल हो गए। हाँ, लेकिन तब तक वो वैसे ही था जैसा गोल्ड की स्थिति। जी बिल्कुल। तो उस टाइम पे सिल्वर भी एक इसलिए लाया गया था क्योंकि सिल्वर एक कमोडिटी था। हाँ। और जिसका स्टोरेज का प्रॉब्लम नहीं था, जो एक्सेसिबल था, सब कुछ था। हाँ। लेकिन हम जिस तरह से सिल्वर को बेचते हैं, टू आंसर योर फर्स्ट क्वेश्चन कि हम कैसे बेचते हैं, हाँ। हमारी तरफ से सीधा सा देखिए सर, इसमें यह है कि एक ये इंडस्ट्रियल कमोडिटी है जिसका इंडस्ट्रियल यूज है। हाँ। तो एक डुअल नेचर है इसका। हाँ। प्रेशियस कमोडिटी तो है ही है, हाँ। लेकिन साथ में ये एक इंडस्ट्रियल कमोडिटी भी है जिसकी इंडस्ट्रियल यूज है। गोल्ड की इंडस्ट्रियल यूज नहीं है। हाँ। आप शायद जानते होंगे कि जब भी एक इलेक्ट्रिक व्हीकल, एक गाड़ी तैयार होती है, हाँ। उसमें लगभग 50 ग्राम सिल्वर यूज होता है। जी। तो हम ग्रीन टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, हम AI की बात कर रहे हैं, सेमीकंडक्टर्स की बात कर रहे हैं। इन सब चीज़ों की जब उत्पाद होता है तो उसमें सिल्वर की जो रिक्वायरमेंट है वो होती ही होती है। तो सिल्वर की डिमांड तो रहेगी, इसका ये मतलब हो रहा है। और पिछले 5 साल का अगर आप आंकड़े देखें तो पिछले 5 साल से सिल्वर की जो सप्लाई है वो डेफिसिट है। हाँ, मतलब तो डिमांड ज़्यादा है और हाँ, सप्लाई नहीं हो पा रही है। हाँ। तो एक तरह तो डिमांड ज़्यादा है तो प्राइस पे हमेशा प्रेशर है। लेकिन अगर मैं इसकी तुलना गोल्ड के साथ करूं तो सिल्वर एक बहुत ही वॉलेटाइल मेटल है। ये गोल्ड की तरह स्टेबल नहीं है। ये इसमें निवेशक क्यों घुसे? वो निवेशक इसलिए घुसे क्योंकि पिछले साल जब गोल्ड चल रहा था तो सिल्वर भी चला, क्योंकि सिल्वर एक दिन में निवेशकों ने देखा कि इसके ETF जो हाँ, और गोल्ड सिल्वर रेशियो भी उसको पुश कर रहा जी है। उसको पुश कर रहा था। तो एक दिन में सिल्वर 5-6% ऊपर और नीचे जा रहा था। तो जब इतना वेरिएबिलिटी, इतना वॉलेटिलिटी सिल्वर में देखा गया तो बहुत से लीवरेज इन्वेस्टर्स, बहुत से स्पेकुलेटर्स इसमें घुस गए टू मेक क्विक रिटर्न्स। अब उसकी वजह से अब जो मार पड़ी वो हमने देखा ही है। आज हम सिल्वर की बात करें कि आज सिल्वर $70 पे है। अब जिन्होंने $110 पे सिल्वर में निवेश किया है वो हाथ जला के बैठे हुए हैं। तो सिल्वर एज अ कमोडिटी, अगेन सेम चीज़ मैं बोलूँगा कि इसको भी हमने एसेट एलोकेशन का एक टूल बनाया, लेकिन इसमें हमने साफ तरीके से ये बात बोली कि इसकी वॉलेटिलिटी गोल्ड से कहीं अधिक है। यदि आपको ये वॉलेटिलिटी आप नहीं इसको झेल पाएंगे तो कृपया करके आप सिल्वर में इन्वेस्ट मत करिए। आप खाली गोल्ड भी लेंगे तब भी आपकी एसेट एलोकेशन का एक बहुत सुंदर बैलेंसिंग हो जाएगी। यदि आप सिल्वर को भी ऐड करना चाहते हैं तो वो आप अराउंड 4 से 5% अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन सिल्वर को गोल्ड की तरह आप ट्रीट मत करिए। सिल्वर गोल्ड से कहीं ज़्यादा वॉलेटाइल है और इसमें बहुत टाइम आप ये भी देखेंगे कि स्पेकुलेटर्स आएंगे, लीवरेज इन्वेस्टर्स आएंगे, हेज फंड्स आएंगे और शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाएंगे। तो जो एक ऑर्डिनरी निवेशक है वो इसमें शायद फंसा रह जाए। सिल्वर के फंडामेंटल्स पे आपसे कुछ सवाल कर लेते हैं, क्योंकि असल में मुझे एक शेर याद आता है कि कभी कभी यूं ही हमने अपने दिल को बहलाया है, जिन बातों को खुद नहीं समझे औरों को समझाया है। सिल्वर की कहानी कुछ ऐसी लगती है। लेकिन जो फंडामेंटल्स अगर देखें, ये बात सही है कि ग्रीन एनर्जी में सिल्वर की डिमांड है, EV में डिमांड है, सोलर सेल्स में डिमांड है, और सप्लाई शॉर्ट है, और सप्लाई इस डिमांड के आने के पहले से शॉर्ट थी। आपको कहीं क्या ऐसा लगता है कि जो डिमांड
डिमांड और सप्लाई के मिसमैच की स्टोरी थी, इसको बहुत बड़ा कर दिया गया। सिल्वर जिस लेवल तक चली गई वो एक्चुअल रियल डिमांड सप्लाई ड्रिवन प्राइस नहीं था, और उससे पहले उससे ज़्यादा सिल्वर को उस लेवल तक पहुंचा दिया गया $100 से ऊपर के लेवल के ऊपर। जबकि अब जब मार्केट को आप करीब से देखें तो आपको दिखाई देता है कि नहीं, वो प्राइस रियल डिमांड सप्लाई ड्रिवन प्राइस नहीं था। तो फिर वो क्या लेवल है जिस लेवल पर एक कमोडिटी का डिमांड और सप्लाई जेन्युइनली स्ट्रक्चरली प्राइस डिसाइड करती है? जैसे कॉपर ले लीजिए, जैसे एल्युमिनियम ले लीजिए, जैसे स्टील ले लीजिए, या जैसे निकल ले लीजिए, बाकी भी कमोडिटीज़ हैं, उनका भी एक स्ट्रक्चर डिमांड मैपिंग है और सप्लाई मैपिंग है। अब कॉपर के प्राइस बढ़े क्योंकि इंडोनेशिया में कॉपर की माइन खराब बंद हुई, नहीं काम प्रोडक्शन शुरू हुआ, या लिथियम के प्राइस बढ़ते हैं। सिल्वर की डिमांड सप्लाई मैप्ड है, उसके बाद भी ये वॉलेटिलिटी या ये जो बबल बनता है, ये क्यों बना? अच्छा, ये बात सही है, आप ये कह सकते हैं कि साहब सिल्वर में तो हमेशा बबल बनता था, हमेशा तो बहुत सारी चीज़ें होती थी, लेकिन दुनिया बदल गई, काफ़ी सारी चीज़ें बदल गई। जब आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले इतना डेटा नहीं था, इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, लोगों को पता नहीं था, सिल्वर ETF नहीं थे इतनी ज़्यादा पहले, तो सिल्वर केवल फिजिकल में थी। आज अगर सिल्वर इन्वेस्टर जो इसे देख रहा है, आज वो इन्वेस्ट करना चाहे, तो वो ये कैसे समझे कि सिल्वर का ये जो प्राइस है, अगर हम इसे कमोडिटी मान लें, अगर आप मॉनेटरी वैल्यू ना माने, जैसे गोल्ड की अपनी मॉनेटरी वैल्यू है क्योंकि वो रिजर्व का हिस्सा है, अगर हम इसे कमोडिटी मान लें तो वो क्या फार्मूला है जिससे कि इन्वेस्टर समझ सके कि नहीं, जेन्युइनली ये प्राइस जो हमें दिख रहा है ये जेन्युइन डिमांड और सप्लाई से ड्राइव हो रहा है, यानी जो सिल्वर की इंडस्ट्रियल डिमांड है और जो सिल्वर की माइन सप्लाई है उसके बीच का जो गैप है वो इस प्राइस को बढ़ा रहा है। और वही ये फार्मूले का जवाब अगर हमें मिल जाता है तो बहुत सारे लोग सिल्वर में अपने हाथ पैर जलाने से बच जाएंगे। देखिए, सबसे ज़रूरी बात इसमें जाननी ये है कि इसका जो आपने जैसे पहले बोला, डिमांड जो थी, डिमांड में कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, और जो 2025 की जो रैली आई है सिल्वर में, उसका डिमांड से कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि डिमांड, आपने जैसे ठीक बोला बिल्कुल, कि डिमांड इसकी पहले से मैप्ड है, सप्लाई शॉर्टेज है पहले से वर्ल्ड को पता था, ये सिर्फ 2025 में जाके पता नहीं लगा। तो जैसे मैंने आपको बताया, 2025 में जो रीजंस थे वो निवेशक, जिस तरह से के निवेशक, शॉर्ट टर्म निवेशक घुसे इसमें, उसकी वजह से सिल्वर का प्राइस ऊपर गया, उसकी वजह से इसमें पोर्टफोलियो को इसने इम्पैक्ट करना शुरू किया, हेजिंग शुरू हुई, बोरिंग शुरू हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन इसका डिमांड से कोई लेना देना नहीं था। अब जहाँ तक फॉर्मूले की बात है, देखिए अनफॉर्चुनेटली ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जिससे हमें इसका फेयर प्राइस पता लगे। आज अगर हम देखते हैं तो हमें लगता है कि $60 से $65 जो है सिल्वर का एक फेयर प्राइस माना जा सकता है, बेसिस ऑन कि उसकी डिमांड और सप्लाई का जो डेफिसिट है, और क्योंकि वो जो डेफिसिट है सर वो हर साल ग्रो कर रहा है, हाँ। तो इसलिए ये प्राइस भी बढ़ता रहेगा जी, बट वो उस तरह से नहीं बढ़ेगा, लीनियर होगा, उसे उस तरह नहीं होगा कि छत पे जाके लगे और फिर उसके बाद, तो ऐसा नहीं होगा कि 60 से 110 पहुंचेगा या 120 पहुंचेगा और वापस आएगा। उसके रीजन जैसे मैंने आपको बताया वो अलग थे, वो 2025 में एक आउटलायर ईयर बोलूंगा, जिसमें वो आउटलायर रिटर्न्स थे। वो यदि आज निवेशक उन रिटर्न्स को सोच के निवेश करेगा तो उसको पक्का मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि उस तरह के रिटर्न्स दोबारा आपको शायद गोल्ड और सिल्वर में देखने को नहीं मिलेंगे। तो आई थिंक एक फेयर वैल्यू की जहां हम बात करते हैं तो डिमांड के हिसाब से $60-65 हमें लगता है कि एक फेयर वैल्यू बनती है, और वो प्राइस जो है वो डिपेंड करेगा कि सप्लाई कितनी है, सप्लाई डेफिसिट है वो हमें पता ही है, आगे चल के भी डेफिसिट बढ़ता रहेगा तो शायद प्राइस पे प्रेशर बढ़ता रहेगा। तो आपने सिल्वर का तो प्राइस रियलिस्टिक लॉजिकल प्राइस सजेस्ट कर दिया जो मार्केट कह भी रहा है 65-70। गोल्ड को लेके क्या लग रहा है आपको? देखिए, गोल्ड का थोड़ा कहना मुश्किल है। गोल्ड अभी हमें लगता है कि एक राइट वैल्यू पे है, अभी $4700 पे है, मतलब यहाँ से $100-200 बढ़ भी सकता है, $100-200 कम भी हो सकता है, राइट। तो आप अकॉर्डिंगली देखिए, अगेन गोल्ड को मैं हमेशा ये बोलूँगा कि गोल्ड की आप प्राइस की चिंता कभी मत करिए, गोल्ड में आप एक एलोकेशन करके रखिए। अब वो आपने $200 कम लिया या $200 ज़्यादा लिया, अगले 10 साल में शायद इसका इम्पैक्ट आपको निग्लिजिबल दिखेगा। सर, एक सिनेरियो बनाते हैं, जैसे मान लीजिए वार ख़त्म हो गया, पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में शांति हो गई और इराक का रिकन्स्ट्रक्शन शुरू हो गया, डॉलर की स्ट्रेंथ अपने वापस उस पर लौट आई, डोनाल्ड ट्रंप ने नया ट्रेड वार शुरू कर दिया, चाइना से डील कर ली। हम इस सिनेरियो को देखें, वापस चीज़ें वहीं लौट आती हैं, महंगाई का थोड़ा असर दिखाई देता है, लेकिन बैंक्स उसको सस्टेन कर लेते हैं, इंटरेस्ट रेट कम नहीं करते पर बढ़ाते नहीं हैं। बैंक्स वापस फिर एक नए मॉनेटरी स्ट्रक्चर में चले जाते हैं, क्योंकि इस पूरे वार से युआन को एक स्पेशल सपोर्ट मिला है, पेट्रो डॉलर को हिट मिला है, तो बैंक वापस वहाँ पहुँचते हैं कि अप्रैल ख़त्म होते, मई ख़त्म होते होते डॉलर फिर वापस $100 इंडेक्स $100 से नीचे खिसक जाता है, 97-98 के आसपास आ जाता है और बाकी चीज़ें सामान्य परिस्थिति में हो जाती। उस सिचुएशन में भी
गोल्ड पे आपका यही व्यू रहेगा 4800-4700 डॉलर 5,000 का, या फिर आप गोल्डमैन सेक्शन के साथ जाना पसंद करेंगे 6800 डॉलर वाला जो 6,800 वाला लेवल था? देखिए गोल्ड का जैसे क्योंकि वो मॉनेटरी सिनेरियो पे बेस्ड एस्टिमेट्स थे जो प्रोजेक्शंस आए थे। देखिए आपकी बात ठीक है, इसमें यह भी जानना जरूरी है कि जब जेपी मॉर्गन ने वो रिपोर्ट निकाला था उस टाइम पे ईरान और यूएस का वॉर नहीं शुरू नहीं था, टेंशन थी लेकिन वॉर चालू नहीं हुआ था। अब वॉर के बाद सिचुएशन चेंज हुई है और आपने जैसे बताया कि अगर ये सब रिवर्स हो जाता है, सब कुछ सामान्य हो जाता है। देखिए जैसे सिल्वर में डिमांड है, इंडस्ट्रियल भी है और डोमेस्टिक भी है, लेकिन सप्लाई नहीं है। गोल्ड की भी सप्लाई तो शुरू से कंस्ट्रेंट रही है, उसमें ये 5 साल का आप अगर नंबर लेंगे तो 5 साल का नंबर नहीं है, उसमें तो शुरू से ही एक डेफिशिएंसी सप्लाई की रही है। हाँ, गोल्ड में तो पेरिनियल है, वो तो पेरिनियल है। हाँ। और गोल्ड जितना हम अभी तक एक्सट्रैक्ट कर चुके हैं, अब आपको शायद जान के हैरानी होगी कि समुद्र में, ओशंस में जो तल में जो सोना है वो ऑलमोस्ट 15,000 टन के आसपास का सोना है, लेकिन उसको निकालना कितना मुश्किल, कॉस्ट बहुत ज्यादा है। जी, अभी तक जितना हमने जितनी माइंस हैं वो सब अब मैच्योर भी हो चुकी हैं। उनसे इंक्रीमेंटल, आप शायद ये भी आपको जान के हैरानी होगी कि एक माइन को गोल्ड निकालने के लिए जब तैयार करना पड़ता है उसमें भी 7 से 10 साल का टाइम लगता है। तो ऐसी कोई फ्रेश माइन तो आ नहीं रही है। तो गोल्ड का जो डिमांड सिनेरियो है वो बढ़ रहा है, हमने देखा हमने देखा कि फिजिकल गोल्ड सब सेंट्रल बैंक्स बाय कर रहे हैं। ईटीएफ के तौर पे चाइना है, इंडिया है, जहाँ पे डिमांड बढ़ रही है, गोल्ड का इंपोर्ट भी हो रहा है, गोल्ड चाहिए ही है। तो इस हिसाब से गोल्ड का जो प्राइस का प्रेशर है वो हमेशा बढ़ता रहेगा, राइट। अब उसमें जैसे लल पीरियड भी आ सकता है, वो हमने पास्ट में भी देखा है कि वो लल पीरियड 7 साल का, 10 साल का हो सकता है, लेकिन गोल्ड प्रेशर जो है प्राइस का वो हमेशा बढ़ता रहेगा। अब इसे मल्टीपल फैक्टर्स इसको टच करते हैं, जैसे हमने पहले बात की डॉलर स्ट्रेंथन हो रहा है, या इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जा रहे हैं, या क्रूड का प्राइस बढ़ रहा है, या इन्फ्लेशन बढ़ रही है, ये सब चीज़ें भी गोल्ड को इम्पैक्ट करेंगी। लेकिन स्ट्रक्चरली स्पीकिंग गोल्ड का जो डिमांड है वो बढ़ता रहेगा और जो सप्लाई है वो उसको मैच नहीं कर पाएगी। सर 2 पॉजिटिव सिनेरियो ले लेते हैं। एक तो ये तो हो गया, वो 2 पॉजिटिव सिनेरियो बन रहे हैं गोल्ड, उसको लेके आपका राय क्या? एक पॉजिटिव सिनेरियो ये है कि मिडिल ईस्ट के वार ने ये दिखाया कि दुनिया में कोई वर्ल्ड ऑर्डर नहीं है, कोई पुलिसमैन नहीं, कोई ऑर्डर नहीं है, कोई कुछ भी कर सकता है। ऐसी स्थिति में दुनिया के बैंकर्स या नेशंस अपनी मॉनेटरी सिक्योरिटी के लिए गोल्ड को मैक्सिमम होल्ड करने की कोशिश करेंगे। ईरान इस जंग को सर्वाइव कर गया, इतने समय से रशिया सर्वाइव कर रहा है सैंक्शंस के अगेंस्ट में, क्योंकि गोल्ड के रिजर्व्स थे और मिडिल ईस्ट के साथ ट्रेड हो रहा था। तो एक पॉजिटिव सिनेरियो ये कहता है कि जितना वार के समय भले ही गोल्ड में डॉलर की मजबूती के कारण, क्रूड के कीमत बढ़ने के कारण, या बॉन्ड इंटरेस्ट रेट के कारण नेगेटिव सिनेरियो बना हो, लेकिन अगेन जो मॉनेटरी सिस्टम का जो फ्रैक्चर हुआ है और इसके बाद और ज़्यादा फ्रैक्चर हुआ इस जंग के बाद, इस वार के बाद, तो ग्लोबल बैंकर्स वापस गोल्ड की तरफ मुड़ेंगे और गोल्ड को लेकर वापस उनका सपोर्ट या उनकी खरीद बनती दिखाई देगी। ये भी एक सिनेरियो है जो गोल्ड को आने वाले दिनों में सपोर्ट कर सकता है। और सेम वही स्थिति सिल्वर के साथ दिखती है कि अगर आप इस पूरे वार को देखें तो इस वार ने ग्लोबल एनर्जी पर्सपेक्टिव बदल दी है। ये होर्मुज वाला जो रास्ता और ये जो स्ट्रेट्स का चक्कर है, इससे दुनिया के देश निकलना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली फॉसिल फ्यूल पीछे जाएगा। क्रूड प्रोडक्ट ओपेक भी मान रहा है कि जैसे ही सब कुछ नॉर्मल हुआ फिर क्रूड वहीं $60 के आसपास, $65 के आसपास आ जाएगा और दुनिया बड़ा ह्यूज इन्वेस्टमेंट करेगी रिन्यूएबल्स में भी। ग्रीन कोरिया ने अपने यहाँ उसको इमरजेंसी इंडस्ट्री में डाल दिया, जापान बड़ा इन्वेस्ट करने जा रहा है। अगर ये दोनों सिनेरियो हम अप्लाई करें तो इन्वेस्टर को मीडियम और लॉन्ग टर्म में गोल्ड के बारे में क्या राय बनानी चाहिए? देखिए गोल्ड में बहुत से सेंट्रल बैंक्स बाय कर रहे हैं, लेकिन अभी पीछे हमने जो ट्रेंड देखा वो ये था कि बहुत से नए सेंट्रल बैंक्स आए जिन्होंने गोल्ड बाय करना शुरू किया, जो पहले बाय नहीं कर रहे थे। जैसे टर्की, कजाकिस्तान, पोलैंड, ये नए सेंट्रल बैंक्स ऐड हुए जिन्होंने गोल्ड की खरीदारी बल्क में करनी शुरू की है। तो इसकी वजह से गोल्ड बढ़ता नजर आ रहा है और बढ़ेगा। और इसकी डिमांड, जैसे हमने पहले बात की कि इसकी जो डिमांड है वो एक यूनिलैटरल डिमांड है। ज्वेलरी की डिमांड भी इंडिया में ठीक है, एक प्राइस पॉइंट पे डिमांड बहुत ज़्यादा है, एक प्राइस पॉइंट पे आके डिमांड कम हो जाती है, जैसे अभी हमने देखा। हाँ, जब तक वो एक लिमिट के बाद फिर डिमांड के लिए होती है। हाँ, लेकिन अभी जैसे हमने सिनेरियो की बात की कि जब वॉर के बाद नॉर्मलाइज हो गया, क्रूड का प्राइस टूट गया, इन्फ्लेशन कम हो गई, इंटरेस्ट रेट शायद बढ़ने नहीं शुरू हुए, तो फिर गोल्ड रिबाउंड करेगा, राइट। तो
कहीं ना कहीं ज्वेलरी की डिमांड वापस आती दिखेगी, कहीं ना कहीं ज्वेलरी की डिमांड नहीं आएगी तो ETF के थ्रू वो डिमांड मीट की जाएगी। तो कहीं ना कहीं सेंट्रल बैंक की बाइक की वजह से एक सेकुलर डिमांड जो है, एक सोवरेन डिमांड जिसको हम बोलते हैं, वो गोल्ड में बनी रहेगी। सिल्वर हालांकि इंडस्ट्रियल यूज है और वो आगे बढ़ेगा भी, तो इसकी वजह से जैसे मैंने पहले बताया कि सिल्वर का जो प्राइस पॉइंट है वो शायद आपको ऊपर जाता हर साल ग्रेजुअली जाएगा, जो ग्रेजुअली आपको ऊपर जाता दिखेगा। हाँ, अगर स्पेकुलेटर और लीवरेज इन्वेस्टर उसमें घुसेगा तो शायद आपको उसमें स्पाइक्स भी बबल बनेगा, जो हमने 2025 में भी देखा। सर 2 और सवाल ETF पे करके फिर हम अपने रैपिड फायर पे आते हैं। ETF AUM में बड़ा हिस्सा EPFO से आता है, बड़ा पैसा EPFO डालता है, क्योंकि EPFO के कामकाज में काफ़ी बदलाव हो रहे हैं। हाल फिलहाल में अभी भी चर्चा चली थी डेट को लेकर, वो अपने डेट से एग्जिट करना चाहते हैं, और इसमें से भी बड़ा हिस्सा ETF का निफ्टी 50 और सेंसेक्स के ETFs में जाता है। यहाँ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर क्या रिटेल इन्वेस्टर को डिस्टॉर्ट नहीं कर रहा है ETF में? आपको ऐसा नहीं लगता? और मान लीजिए कल अगर पॉलिसी बदल जाए EPFO की, तो ETF के AUM पे क्या असर पड़ेगा? देखिए, EPFO इसमें कोई शक नहीं है जी, EPFO सबसे बड़ा इन्वेस्टर है मार्केट में, ETF में, और जैसे आपने बताया निफ्टी 50 और सेंसेक्स में इन्वेस्टमेंट करता है ETF के थ्रू। ETF की एक खूबी क्या है कि ETF में और ये सेबी का भी यही मान्यता है कि अब देखिए, जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो एक 20-25 का रूल होता है, जिसका ये मतलब है कि उसमें एक सिंगल निवेशक जो है उसका इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 25% से ऊपर नहीं हो सकता ऑफ द टोटल फंड, म्यूचुअल फंड्स के लिए। जी, म्यूचुअल फंड के लिए। और मिनिमम आपको 20 इन्वेस्टर चाहिए होते हैं। ये जो रूल है 2025 हम रूल बोलते हैं इसको, ये रूल जो है ETFs के लिए एप्लीकेबल नहीं है। वो क्यों एप्लीकेबल नहीं है? वो इसलिए क्योंकि ETF सिर्फ एक अंडरलाइंग इंडेक्स बाय करता है। तो यार आज यदि मैं निफ्टी 50 इंडेक्स बाय कर रहा हूं तो उसके अंडरलाइंग जितने भी स्टॉक्स हैं 50 स्टॉक, उनको मैं उसी प्रोपोर्शन में बाय करूंगा। मैं HDFC को 10.8 जितनी भी उसकी वेटेज है उतना बाय करूंगा, रिलायंस 8% बाय करूंगा, वो उसी प्रोपोर्शन में बाय करूंगा। तो एक ETF में टेक्निकली स्पीकिंग एक सिंगल इन्वेस्टर भी पूरा AUM 100% AUM का 100% AUM एक सिंगल इन्वेस्टर का भी कंसंट्रेशन रिस्क तो है जी, कंसंट्रेशन। लेकिन इसमें मैं इसको रिस्क नहीं मानता, क्योंकि आपको कल को अगर वो इन्वेस्टर पैसा निकालता है तो किसी भी बाकी इन्वेस्टर जो उस फंड में इन्वेस्टेड हैं उनको फर्क नहीं पड़ता। अच्छा। क्योंकि जब एक बड़ा इन्वेस्टर, सपोज एक इन्वेस्टर का 100 करोड़ रुपया फंड में है और फंड का साइज 101 करोड़ है, और जो बाकी 1 करोड़ है उसमें आप सपोज कीजिए 1000 इन्वेस्टर। हाँ, छोटा SIP वाला है जी, छोटा SIP वाला है। अब जब वो 100 करोड़ वाला निवेशक अपना इन्वेस्टमेंट निकाल के लेके जाता है तो आप ETF में जानते होंगे कि हमें एक लाइव प्राइस होती है, एक लाइव प्राइस जो आपको एक्सचेंज पे दिखती है, उस पर आपका ETF खरीदा और बेचा जाता है, राइट। तो वो जो प्राइस है वो उस 100 करोड़ वाले इन्वेस्टर के लिए यूनिक है। वो उस प्राइस पे सिर्फ उसी को यूनिट्स, अपने ही यूनिट सेल करेगा। जो बाकी 1000 इन्वेस्टर इस स्कीम में है उसको उस प्राइस का कोई इंपैक्ट नहीं है। लेकिन प्राइस तो स्टार्ट होगा उनके लिए भी अगर सेल ऑफ। जी नहीं, निफ्टी 50 क्योंकि मार्केट कैपिटलाइजेशन इतना ज्यादा बड़ा है कि वो 100 करोड़ के आने या जाने से, देखिए उसके अंडरलाइंग स्टॉक्स को आपने बेचना है। आज अगर मैं 10% अगर मैं 100 करोड़ का मान लूं तो एक 10 करोड़ का माल अगर आपने HDFC बैंक का बेचना है तो आपको मार्केट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, राइट। तो अंडरलाइंग, सो लॉन्ग एज आपका अंडरलाइंग स्टॉक्स लिक्विड हैं, ETF में बाइंग एंड सेलिंग बड़ी क्वांटिटी में भी कोई इंपैक्ट नहीं आता। और अगर जो भी इंपैक्ट है वो उस इन्वेस्टर का जो उसमें इन्वेस्टेड है उसी का इंपैक्ट है, वो बाकी इन्वेस्टर्स को इंपैक्ट नहीं करता। आखिरी सवाल सर जी, पैसिव फंड इंडस्ट्री का एंड गेम क्या है? मिराई के पास 530 अगर नंबर सही है या 550 के आसपास ग्लोबल ETF है। देखिए ग्लोबल एक्स जो है हमारा, हाँ, उसके पास लगभग 750 हैं, और हमारे पास जो यहाँ पे मिराई एसेट ETF इंडिया में है, हमारे पास 39 ETF। तो थीमेटिक है, इनकम है, कमोडिटीज है, इंटरनेशनल है, सारी चीजें। भारत में टोटल ETF अगर आप माने तो 250 से 260 के आसपास। अभी से ये आंकड़ा सर 350 के आसपास ETF अलग अलग तरीके के। 5 साल में इस इंडस्ट्री की तस्वीर हमको कैसी दिखाई देती है? ETF में ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आएगी, ज़्यादा नीश प्रोडक्ट आएंगे, या ग्लोबल प्रोडक्ट्स के लिए यहाँ से एक्सेस बढ़ाई जाएगी? और एक सवाल इसके साथ और जोड़ता हूँ, कोई एक ऐसी प्रोडक्ट, क्योंकि आपका इतना बड़ा एक्सपीरियंस है ETF इंडस्ट्री में 30 से 35 साल का, कोई एक ऐसी प्रोडक्ट कैटेगरी जिसको आप बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, आपको लगता है वो इंडिया में होनी ही चाहिए ETF में, वो क्या है? ETF देखिए, मैं अगर ग्लोबली कंपेयर करूं तो शायद हमारे पास 10% प्रोडक्ट्स भी नहीं है इंडिया में। कुछ
ऐसे हैं क्योंकि कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स हैं तो शायद रेगुलेटर उनको अलाउ नहीं कर रहा है, क्योंकि अभी भी इंडिया में बहुत ज़्यादा डेप्थ मार्केट में नहीं है। ग्लोबली यदि हम बात करें, और मैं अपने ग्लोबल एक्स के फंड्स की ही बात करूंगा, क्रिप्टो ETF, बिटकॉइन ETF, जैसे मैंने पहले जिक्र किया, यूरेनियम, कॉपर, प्लूटोनियम, मतलब वहाँ पे 700 ETF स्कीम्स हैं और ब्रॉड मार्केट तो बहुत थोड़ी सी स्कीम्स हैं। तो यदि आपका जो क्वेश्चन था मैं उसको आंसर करूं, तो यहाँ पे बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हम लॉन्च करना चाहते हैं, लेकिन अभी शायद लॉन्च करने की परमिशन रेगुलेटर नहीं दे रहा है। जैसे कवर्ड कॉल ETFs हैं, लीवरेज ETFs हैं, एक्टिव ETFs हैं, शॉर्टिंग वाले ETFs हैं जिनको हम इन्वर्स ETF कहते हैं। ये कैटेगरीज ग्लोबली बहुत बड़ी हैं। इनफैक्ट आपको शायद हैरानी होगी सुन के कि USA में एक्टिव ETF जो है, अब उनके जो साइज है वो जो आपके लार्ज कैप फंड्स है उनसे बड़ा हो रहा है। हाँ, लोग एक्टिव ETFs की तरफ ज्यादा जा रहे हैं। तो इंडिया में तो ये कंसेप्ट है ही नहीं। अभी एक्टिविटी ऑफ अलाउड ही नहीं, अभी एक्टिविटी ऑफ अलाउड नहीं। हाँ, तो अभी शॉर्टिंग और ये भी अलाउड हाँ, नहीं मार्केट में अभी allowed डेरिवेटिव नहीं। ETF अभी जैसे पीछे अभी गोल्ड सिल्वर की रैली लास्ट ईयर आई, हाँ। तो बहुत से निवेशकों ने हमसे पूछा कि आप कॉपर ETF क्यों नहीं लॉन्च करते, तो हमने उनको बताया कि कॉपर ETF हमें अलाउड ही नहीं है लॉन्च करना। तो बहुत सी इनोवेशन है जो इंडिया में हो सकती है। अभी कौन सी कैटेगरी आपको लगता है जिसको इंडिया में आना चाहिए तुरंत इस सिचुएशन के बाद? देखिए, अभी जैसे कॉपर की बहुत डिमांड थी, कॉपर का ETF, तो एक कॉपर ETF है। अभी क्रूड जिस तरह से मूव किया, उसका क्रूड का ETF आ सकता है, राइट। अच्छा। तो विश लिस्ट तो बहुत लंबी है। अभी कहने को तो कवर्ड कॉल ETFs हैं, हाँ। जो मतलब आपको हर टाइप ऑफ मार्केट में रिटर्न देते हैं, स्पेशली बियरिश मार्केट, साइडवेज मार्केट में आपको रिटर्न देते हैं, तो वो आ सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है शायद इंडियन मार्केट में ना तो अभी उतनी डेप्थ है, ना अभी इतनी मेच्योरिटी है कि इस तरह के प्रोडक्ट्स की वॉलेटिलिटी को ऑब्जॉर्व कर सके। तो शायद इसलिए शायद रेगुलेटर भी अभी इन प्रोडक्ट्स की परमिशन नहीं दे रहे हैं। तो हरदमन जी, हम आ गए अपने आखिरी राउंड पे, रैपिड फायर, सीधा सवाल सीधा जवाब जो आपके टॉप ऑफ द माइंड में आए। शुरू करते हैं रैपिड फायर राउंड। पहला सवाल आपसे, गोल्ड ETF या गोल्ड का फंड ऑफ फंड उनके लिए जिनके पास डिमैट नहीं है? गोल्ड फंड ऑफ फंड। सिल्वर ETF सीरियस एलोकेशन है या अभी भी स्पेकुलेशन है? एक परसेंटेज के हिसाब से आप सीरियस एलोकेशन कर सकते हैं, बट काफ़ी इसमें अभी स्पेकुलेशन भी चल रहा है। भारत का पैसिव इन्वेस्टिंग कल्चर क्रॉलिंग है, वॉकिंग है या रनिंग है? अभी तो मुझे रनिंग लग रहा है। रनिंग हो गया है जी। एक्टिव मैनेजर्स कहते हैं कि इसलिए एक्टिव जीतता है क्योंकि वो बेहतर बाजार को समझता है और इंडिया एफिशिएंट मार्केट, इसलिए एक्टिव जीतता है। पैसिव मैनेजर्स कुछ और कहते हैं। आपकी राय किस तरफ है? जी, सबसे जो बड़े इन्वेस्टर हैं वर्ल्ड के, वॉरेन बफेट, उन्होंने खुद पैसिव इन्वेस्टिंग को एंडोर्स किया हुआ। तो यदि उनकी तरफ से एंडोर्समेंट आ रही है तो आई थिंक इस बात का आंसर आपको वहीं पे मिल जाएगा। अगर आपको अभी पैसिव इन्वेस्टिंग को बढ़ावा देने के लिए कोई कानून बनाना पड़े तो आप क्या बनाएंगे? कौन सा कानून बनाएंगे? किस चीज़ के को सबसे पहले लोगों के लिए कंपलसरी करेंगे? देखिए, अगर मुझे कुछ कंपलसरी करना हो तो मैं इतना बोलूँगा कि आप अपने पोर्टफोलियो में कुछ परसेंटेज को एक पैसिव फंड का एक्सपोजर ज़रूर लीजिए। वो डिपेंड करता है, आप 15%, 10%, 20%, 25%, बट पैसिव को अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा ज़रूर बनाइए। आज अक्षय तृतीया पर अगर आपकी बात सुनने के बाद कोई इन्वेस्टमेंट पैसिव फंड में या गोल्ड में करना चाहे तो उसे हर महीने निफ्टी 50 का ETF खरीदना चाहिए या गोल्ड ETF का SIP शुरू करना चाहिए? अक्षय तृतीया की बात करें तो मैं गोल्ड की बात करूंगा। तो गोल्ड का ETF खरीदिए, SIP के थ्रू खरीदिए, फंड ऑफ फंड के थ्रू खरीदिए, लेकिन गोल्ड का ETF खरीदिए। धन्यवाद हरदमन जी इस चर्चा में आने के लिए, हमसे इतने खुलकर विस्तार से बात करने के लिए। समृद्धि शास्त्र में हमें इस अक्षय तृतीया पर हमें गोल्ड के, सिल्वर के तमाम सवालों के लिए का जवाब देने के लिए, इन इनसाइट्स के लिए हमें पता चलता है इस तरीके की बातचीत से कि भारत की निवेश के तरीके बदल रहे हैं, लोगों के दिमाग में सवाल उठ रहे हैं और वो चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। पैसिव फंड्स ने हमें बताया है कि भारत की सेविंग हैबिट्स में एक बड़ा शिफ्ट आना शुरू हुआ है और ये शिफ्ट आने वाले दिनों में और मजबूत होगा। मेरा एसेट्स कुछ और नए ETF लेकर आएगा जिसके बारे में हरदमन जी ने हमको नहीं बताया, क्योंकि अभी नहीं बताएंगे, लेकिन इंतज़ार करिए कुछ नए और आकर और एक्साइटिंग ETFs के लिए। समृद्धि शास्त्र में आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगली बार किसी और मेहमान के साथ। धन्यवाद।